हो रही है प्रॉब्लम? अच्छा, हमको तो केवल उसका मालूम था, ग्रीन का। स्टार्ट है। ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब? गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल देखना स्टार्ट किया हुआ था, डीपीएसपी हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ था, और डीपीएसपी के बाद अब हम लोगों को जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हम लोगों ने कल बात करनी शुरू की थी। तो पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम लोगों को जो समझना जरूरी है, हमने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, और हमें अब ये समझना है कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व ये दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक हैं। जहां मूल अधिकार अधिकारों के एक हिस्से को रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, फंडामेंटल राइट्स सिविल और पॉलिटिकल राइट्स के रूप में दिखाई देते हैं, तो वहीं पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल सोशियो इकोनॉमिक राइट्स के रूप में दिखाई देते हैं। यानी अगर ये दोनों राइट्स हम लोगों को मिल रहे हैं तो एक कंप्लीट सेंस बनता है यहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स का। तो पूरक क्यों है? क्योंकि मूल अधिकार अधूरा है, निदेशक तत्व अधूरा है, दोनों मिलकर पूरे बनते हैं। तो मूल अधिकार और निर्देशक तत्व जो हैं वह एक साथ मिलकर नागरिकों को नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार उपलब्ध कराते हैं। मूल अधिकार जहां पर व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप में मिले हुए अधिकार हैं, तो वहीं निदेशक तत्व वह सामूहिक रूप में समूह को मिले हुए अधिकार है। मूल अधिकार जहां राज्य के नकारात्मक दायित्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट को रिफ्लेक्ट करते हैं, डीपीएसपी वहीं पर पॉजिटिव ऑब्लिगेशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। कंप्लीमेंट्री इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों के ही अवेलेबिलिटी से, इन दोनों के ही अगर इंश्योर किया जाता है इन दोनों राइट को, तब कहीं जाकर ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं वह दिखाई देते हैं। सिटीजन्स जो हैं उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट जितना जरूरी है, जितना फंडामेंटल है उतना ही डीपीएसपी है। आर्टिकल 37 आपको मालूम ही है, जिसका ये कहना है कि डीपीएसपी जो है वह स्टेट के लिए एक डायरेक्शन है, गाइडलाइन है, फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस इन द कंट्री है, और इसके साथ साथ यह स्टेट की ड्यूटी है कि वो इसको अपने कानूनों में लागू करे, अपने लॉज में वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे। अलग अलग वर्डिक्ट जो इस पर आए हैं वो भी इनके पूरक संबंधों को बताते हैं। केरल एजुकेशन बिल केस में भी देखा गया कि वहां पर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन थ्योरी दिया गया, दोनों को साथ लेकर चलने की बात की गई। और मिनर्वा मिल्स केस में भी इसे बेसिक स्ट्रक्चर, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को, दोनों के पूरक संबंध को, दोनों के बीच बैलेंस को, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को, वह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक रूप में दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है? इसलिए अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें इसी रूप में यहाँ पर बताना है कि मूल अधिकार और निदेशक तत्व क्या है, वह एक दूसरे के पूरक यहाँ पर है। हालांकि निदेशक तत्वों की बड़ी आलोचना की जाती है। क्यों आलोचना की जाती है डीपीएसपी की? क्योंकि ये माना जाता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो नॉन इन्फोर्सेबल है, गैर प्रवर्तनीय है, और ये इनमें से अधिकांश जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं बड़े सब्जेक्टिव इन नेचर हैं, जिन्हें इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए बहुत से लोगों का मानना है कि ये जो है ये गैबरेज ऑफ इमोशंस है, भावनाओं का कूड़ेदान है, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, ये केवल बड़े बड़े जो हैं पायस डिक्लेरेशन है, ये पवित्र महत्वाकांक्षाएं हैं, घोषणाएं हैं, इनसे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है क्योंकि इनको लागू नहीं किया जा सकता। दूसरा, ये माना गया कि डीपीएसपी जो हैं इनमें बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रिलीजियस हैं या कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ी हुई हैं, जैसे आर्टिकल 48 काउ स्लॉटरिंग की बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इन आधारों पर भी बोला गया कि ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करती हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर यहाँ पर जो है हम देखें तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करें तो हमने कहा डीपीएसपी वो बहुत ही बेसिक जो है प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल हैं, ये हमारे गवर्नेंस के लिए और वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स देकर सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं, और इसके साथ साथ ये ग्रुप्स राइट्स के रूप में देखे जाते हैं। तो इनको केवल भावनाओं का कूड़ेदान कहना ये गलत है, पवित्र महत्वाकांक्षाएं कहना गलत है, क्योंकि अलग अलग टाइम और फेज में गवर्नमेंट के द्वारा
इन डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। जितने भी स्कीम्स की चर्चा मैंने क्लास के दौरान की है, आप उन सबको मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, या वहाँ पर मातृत्व जो अवकाश अधिनियम है, मैटरनिटी लीव एक्ट है, ये सब, मनरेगा है, आजीविका है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये सारे स्कीम्स क्यों चलाए गए? अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी आर्टिकल 45 जो था, जो 14 ईयर से कम एज के बच्चों के चाइल्ड एजुकेशन की बात करता था, उसको तो फंडामेंटल राइट का स्टेटस दे दिया गया आर्टिकल 21A के थ्रू। तो यहाँ पर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट के द्वारा समय समय पर कोशिशें की गई हैं। इसलिए केवल जो है पायस डिक्लेरेशन नहीं है, इनकी व्यवहारिकता है, इनकी प्रैक्टिकलिटी है। हाँ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसमेंट हो रहा था, संविधान का जब लागू हो रहा था, तो उस वक्त यह माना जा रहा था कि अगर जो है हम स्टेट के ऊपर यह एक बाइंडिंग जो है फीचर बना देते हैं डीपीएसपी को कि नहीं आपको ये करना ही है, गारंटेड राइट बना देते, तो स्टेट उतना कैपेबल नहीं था फाइनेंशियली कि वो इन सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाता। जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, ये सारी चीज़ें स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं थी प्रैक्टिकली उस वक्त कि वो ये सारी चीज़ें दे सके। दूसरा, कई डीपीएसपी ऐसे थे जिस पर कंसेंसस होना चाहिए, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब समाज अगर सहमत नहीं होगा तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? तो इसलिए सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन का भी वेट करना जरूरी था। तो हम उसे गारंटेड या बाइंडिंग जो है वह फीचर के रूप में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं रख सकते थे। इसलिए स्टेट के विल पर हमने इसको छोड़ दिया कि स्टेट समय समय पर जब उसे लगेगा कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना अब पॉसिबल है, तो स्टेट के द्वारा डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कल तक देखा हुआ था फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच के रिलेशन को। फिर हमने एक और टॉपिक लिया हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, और वहाँ पर हमने बात किया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो वैसे तो जस्टिस माधुलकर ने इस आइडिया को प्रोपोगेट किया था, लेकिन सही मायने में पहली बार केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसे यहाँ पर पॉपुलराइज किया गया। जुडिशरी ने पहली बार केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट दिया। हमने कहा कि ये क्या है, तो इसको डिफाइन नहीं किया गया, न तो कॉन्स्टिट्यूशन में, न तो किसी स्टैच्यूटरी प्रोविजन में, और न ही जुडिशियल डिसीजन में। लेकिन अगर जनरल डिफिनीशन दिया जाए तो हमने कहा कि ये ऐसे परमानेंट फीचर्स हैं, ये ऐसे परमानेंट आइडियल्स हैं, वैल्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए बेसिक मानते हैं। जैसे एक भवन का नींव होता है, तो भवन में तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें लगी हुई हैं, लेकिन नींव बहुत मजबूत होता है और नींव पे ही वो भवन बिल्डिंग टिकी होती है। तो उसी तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के वो नींव हैं जिन पर पूरे संविधान के सारे अनुच्छेद और प्रावधान टिके हुए हैं। ये कौन बताएगा कि ये नींव क्या है? तो ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये बताने का काम जुडिशरी का है। अलग अलग मामलों में जुडिशरी ने इसका इंटरप्रिटेशन किया हुआ है। हमने कल कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वह बहुत बहुत ही इनोवेटिव कंसेप्ट रहा हमारे जुडिशियल सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में। हमने ये देखा कि इस बेसिक स्ट्रक्चर ने कहीं न कहीं पार्लियामेंट के आर्बिट्रेरी बिहेवियर पर चेक लगाया कि अब वह कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके ऐसा नहीं हो सकता है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर वह बनाया जा सके। तो भारत में रूल ऑफ लॉ को, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश करने वाला प्रिंसिपल है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को वेल स्टेब्लिश किया है कि ये हमारे संवैधानिक आदर्श और संवैधानिक मूल्य हैं जो बेहद आधारभूत हैं और ये रहेंगे ही रहेंगे। इससे एक क्लियरिटी यहाँ पर वह देखने को मिल रही है। बावजूद इसके बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कहीं भी मेंशन, किसी स्टैच्यूटरी प्रोविजन में नहीं है। तो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर क्वेश्चन उठाया जाता है कि क्या जुडिशरी जो है इस तरीके के कंसेप्ट को वह खुद से वहां पर दे सकती है या नहीं दे सकती है। दूसरा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यह वेग सा डिफिनीशन है और इस वजह से हम जुडिशरी के आर्बिट्रेरीनेस को प्रमोट कर रहे हैं कि जुडिशरी समय समय पर कुछ भी बताए। बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट की वजह से जुडिशरी और अदर ऑर्गन में एक कन्फ्लिक्ट्स की स्थिति वह देखने को मिल रही है। पार्लियामेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहता है तो जुडिशरी वहां पर वह बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दे देती है।
ऐसे में दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। यह हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच कन्फ्लिक्ट्स को भी बढ़ावा दे रहा है। तो कुल मिलाकर बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है उसकी वजह से वहाँ पर यह बोला जा रहा है कि एक तरफ जुडिशरी का जो एक्टिविज्म है, ओवररीच है, वो भी बढ़ा है, लेकिन दूसरी ओर बेसिक स्ट्रक्चर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को, फ्रेमवर्क को ज़्यादा स्टेबिलिटी और क्लियरिटी दी है, और इस वजह से हम बेसिक स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को वेलकम करते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि इसको और अधिक क्लियर किया जाए जुडिशरी या पार्लियामेंट किसी भी द्वारा। तो कल तक हम लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी। अब हम लोगों को देखना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक और पार्ट को, पार्ट 4A। ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। अब सवाल यहाँ पर दो तरीके के उठते हैं। पहली चीज़ ये थी कि आखिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना था तो उस वक्त फंडामेंटल ड्यूटीज़ को क्यों मेंशन नहीं किया गया, और ऐसी क्या वजह आ गई कि हमने यहाँ पर 1976 में यह फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो इन दो बेसिक क्वेश्चन पे हमारा पूरा यहाँ पर डिबेट दिखना चाहिए। तो पहली चीज़ हमने यहाँ पर देखी कि हम बात कर रहे हैं पार्ट 4A का, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, मूल कर्तव्यों का। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं, मूल संविधान में क्यों नहीं था, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है। असल में कर्तव्य का मतलब ही होता है जो इंडिविजुअल के वह इंटरनल फेथ या इंटरनल ऑब्लिगेशन पर टिका हुआ होता है। ड्यूटी को एक्सटर्नली इम्पोज नहीं किया जाता है, यह आपका इंडिविजुअल, यह आपका फैक्टर होता है कि आप ड्यूटी फॉलो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। यह आपका वैल्यू सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम नहीं चाहते थे अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम यहाँ पर वह अपने सिटीजन्स को बताएं कि उन्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। ड्यूटीज यानी डूज एंड डोंट्स, एक तरीके का कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है एज अ सिटीजन। एक सिविक वर्चू का कंसेप्ट होता है कि यहाँ पर नागरिकों में कुछ ऐसे वर्चू होने चाहिए जो डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें सिखाई पढ़ाई नहीं जाती हैं। ये चीज़ें वह इंटरनली अगर आदमी में इनकलकेट होती हैं तो ही वो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो एक चीज़ तो ये माना जाता था। दूसरा, यहाँ पर यह भी बोला जाता था कि हमारा जो सोसाइटी रहा है वो रिलीजियस रहा है, और इस रिलीजियस सोसाइटी में बहुत से रिलीजियस ड्यूटीज़ जो हैं यूनिवर्सल वैल्यू के रूप में हम सभी को मालूम थे। तो हमें ये लगता था कि ऑलरेडी हम जो हैं यहाँ पर वह इन ड्यूटीज़ को रिलीजियस ड्यूटी के रूप में फॉलो कर रहे हैं, तो फिर अलग से ड्यूटी बताने की ज़रूरत ही क्या है। हमारे लिए कोड ऑफ एथिक्स दुनिया भर के थे, तो हमें ये मालूम था कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। और दूसरा, बहुत सी कंट्रीज़ में हमने देखा था कि वो राइट बेस्ड कंट्री रही हैं, यानी वहाँ पर अधिकारों पर ही बात की गई है। खासकर जो लिबरल डेमोक्रेसी हैं, उदारवादी लोकतंत्र हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हैं, कहीं पर भी हमने ये नहीं देखा था कि ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया हो। क्योंकि हमने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लिया था, तो हमने भी जो है यहाँ पर अधिकारों पर ही बल दिया, कर्तव्यों पर बल नहीं दिया। हालांकि जितनी सोशलिस्ट कंट्री हैं वो हमेशा सिटीजन के ड्यूटी पर फोकस करती हैं, यूएसएसआर हुआ या फिर आपका जो है चाइना हुआ, इस तरीके की कंट्री। तो हमने कहीं से भी ये नहीं लिया हुआ था। तो कुल मिलाकर हम जो है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, हम इसको मानते थे कि मूल कर्तव्य ये सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस पर टिकी हुई हैं, ये आत्म चेतना सेल्फ कॉन्शसनेस पर टिकी हुई हैं, और इसके लिए यह बाहर से बताने की ज़रूरत नहीं है। और अधिकारों पर अधिक बल, राइट पर जो है हमने अधिक एम्फेसिस किया। तो एम्फेसिस ऑन राइट्स, यहाँ पर हमने जो है ड्यूटी को ज़्यादा वह तरजीह नहीं दिया। लेकिन फिर यह संविधान में शामिल क्यों किया गया, यह हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी था। संविधान में फिर शामिल क्यों किया गया, इसकी वजह थी असल में आफ्टर 1962 के बाद हमने जो है यहाँ पर 3 बेसिक प्रॉब्लम इंडिया को फेस करने पड़ी। पहला प्रॉब्लम जो भारत को 1962 के बाद फेस करना पड़ा वो सिक्योरिटी क्राइसिस के रूप में यहाँ पर देखा गया, या सिक्योरिटी डेफिसिट के रूप में देखा गया, सुरक्षा संकट के रूप में देखा गया। दूसरी जो प्रॉब्लम थी वो डेवलपमेंटल जो है
यहाँ पर वह डेवलपमेंटल डेफिसिट के रूप में देखी गई, यानी कि विकासात्मक जो है वह संकट यहाँ पर देखा गया, विकास का संकट। और तीसरा हमने आइडेंटिटी डेफिसिट भी इस वक्त देखा हुआ था अपने देश में, यानी पहचान का संकट देखा हुआ था। ये क्या थे, थोड़ा सा ब्रीफ में इसको समझते हैं। सिक्योरिटी डेफिसिट का मतलब क्या था? 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और हमारा एक हिस्सा अक्साई चिन, वह उस पर उसने अपना कब्जा कर लिया। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि शुरुआती दौर में, इनिशियल फेज में, भारत ने अपने नाइबर कंट्री के साथ एक हेल्दी फ्रेंडशिप, फ्रेंडली रिलेशन बनाने की कोशिश की थी। यहां तक कि नेहरू जी ने, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, चाइना के साथ 1955 में पेंसिल एग्रीमेंट भी किया था। और पेंसिल एग्रीमेंट में यह कहा गया था, म्यूचुअली ये बातें की गई थी कि हम एक दूसरे के जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है हम उसको रिस्पेक्ट देंगे, हम एक दूसरे की सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट देंगे, नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करेंगे, यानी एक दूसरे के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। इस तरीके के प्रिंसिपल्स वहाँ पंचशील डॉक्ट्रिन में आए हुए थे और हम उसी पर काम कर रहे थे। तो नेहरू जी का यह मानना था कि बॉर्डर को बहुत ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चूंकि हमारे नेबर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बाहर से किसी तरीके का कोई थ्रेट नहीं है, सिक्योरिटी इतना बड़ा प्रॉब्लम हमको नहीं लग रहा था। और हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था अपने लोगों का डेवलपमेंट। हमें इंडस्ट्री यहाँ पर इस्टेब्लिश करनी थी, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना था, अलग अलग एजुकेशन, हेल्थ पर ज़्यादा फोकस करना था। तो हमारी प्रायोरिटी जो लिस्ट थी वो अलग तरीके की थी। लेकिन जब 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक किया, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ा जो है यह एक तरीके का झटका यहाँ पर था। 1962 में चाइना का अटैक हुआ, तो 1964 में हमने देखा कि चीन के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके थे। अब वो चीन जिसने हमारे मनोबल को तोड़ा हुआ था, जिसने एक एशियाई कंट्री के रूप में भारत के एशियाई पावर के सपने को, एशियाई पावर के ड्रीम्स को तोड़ा था, अब हमारे लिए खतरा बढ़ रहा था। क्योंकि चीन ने जब 1962 में हमारे एक हिस्से पर कब्जा किया, तब तो कन्वेंशनल वेपन्स उसके पास थे, लेकिन अब चीन के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुके थे और चीन बहुत से बॉर्डर एरिया पर डिस्प्यूट क्रिएट कर रहा था। खतरा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड के हिस्से, लद्दाख के हिस्सों पर भी था कि चाइना इनको भी क्लेम कर सकता है और इन पर भी कब्जा कर सकता है। और चूंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, उनके पास था, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट कितनी ज़्यादा गहराई से हम लोग रियलाइज कर रहे थे। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल ही रही थी कि 1965 में पाकिस्तान का भी आक्रमण हमारे ऊपर हो जाता है। पाकिस्तान को लगता है कि ये बहुत अप्रोप्रिएट जो है टाइम है, चाइना के द्वारा डिफीट होने के बाद इंडिया कहीं ना कहीं अंदर से कमज़ोर है, तो एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने चीन पर, भारत पर हमला किया। यह अलग बात रही कि इस वॉर में इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया और यहाँ पर भारत को काफ़ी डिसिसिव जो है विक्ट्री यहाँ पर मिली हुई थी। हालांकि पाकिस्तान भी अपनी बात कहता है, लेकिन भारत की सेनाएं उस दौरान लाहौर तक पहुँच चुकी थी 1965 में, जब हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया हुआ था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो चुका था। आज़ादी के लगभग 20 साल हो चुके थे 47 के बाद, और देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, बहुत सी चीज़ें बढ़ रही थी। हमारे देश में बहुत तेज़ी के साथ नागरिकों में अनरेस्ट बढ़ रहा था, सिविक अनरेस्ट बढ़ रहा था, और इस सिविक अनरेस्ट का रिफ्लेक्शन था 1967 का एक मूवमेंट जिसे हम नक्सलिज्म कहते हैं, यानी नक्सलवाद कहते हैं। वैसे तो नक्सलवाद जो है वह मार्क्सवादी या साम्यवादी परंपरा, कम्युनिज्म पर आधारित है, लेकिन कम्युनिज्म के भी 3 ब्रांचेस हो चुके थे समय के साथ। एक जो ओरिजिनल कंसेप्ट था जो कार्ल मार्क्स ने दिया हुआ था, जो कि शहरों में और मजदूरों के द्वारा क्रांति लाने की बात करता था। दूसरी ब्रांच थी जो लेनिन के द्वारा रशिया में दिया गया था, जिसका कहना था कि जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होगा वह शहरों में मजदूरों के द्वारा, गांव में किसानों द्वारा, दोनों के द्वारा होगा। और एक तीसरा जो था स्ट्रीम वो चल रहा था चाइना में।
चाइना का मानना था कि कम्युनिस्ट जो रिवॉल्यूशन होगा वो गांवों में होगा, विलेज सेंट्रिक होगा और फार्मर्स के लीडरशिप में लड़ा जाएगा, किसानों के द्वारा लड़ा जाएगा। भारत में इन तीनों आइडियोलॉजी का इंपैक्ट देखा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट वह माओ का देखा जाता है। तो नक्सलिज्म बेसिकली माओइज्म पर बेस्ड यहां पर था। अब हमारे लिए खतरा यह था कि जिस चाइना से हमारे साथ संबंध खराब हो चुके हैं, उसी कंट्री की आइडियोलॉजी इंडिया में एंट्री कर चुकी है और यह इंडिया के इंटरनल थ्रेट के सामने सबसे बड़ा खतरा था। सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी था। 1969 में हमने ये देखा कि एक तरफ यूएसए, एक तरफ चाइना और एक तरफ पाकिस्तान, इन तीनों की तिगड़ी जो है ट्रायंगल यहां पर बन चुका था। यह अपने आप में चौंकाने वाली चीज थी। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री, और ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए। निक्सन की तो चीन यात्रा भी हुई और चीन और अमेरिका बहुत नजदीक आ चुके थे, और पाकिस्तान तो इन दोनों के साथ लगा ही हुआ था। तो सवाल हमारे सामने ये था कि चाइना से वार हो चुका है, पाकिस्तान से वार हो चुका है, ये दोनों हमारे लिए एक तरीके से दुश्मन हो चुके थे। और तीसरा, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका इन लोगों के साथ जुड़ चुका था। तो यह हमारे सिक्योरिटी के सामने इससे बड़ा खतरा नहीं होगा। और यह दिखा भी 1971 में, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया और पाकिस्तान के साथ जो है यहां पर ये संघर्ष देखा गया भारत का। तो उस वक्त पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए बे ऑफ बंगाल में, यानी बंगाल की खाड़ी में, अमेरिका का 7th फ्लीट आ चुका था और उसने भारत को चेतावनी, सीरियस वहां पर वार्निंग दिया कि आप जो है अब यहां पर पाकिस्तान के साथ युद्ध रोकिए, नहीं तो हम आपके ऊपर हमला करेंगे। तो बड़ा टफ सिचुएशन इंडिया के लिए था। क्या अमेरिका को इंडिया उस वक्त चैलेंज कर सकता था? तो बिल्कुल भी भारत चैलेंज करने की स्थिति में नहीं था, और अगर अमेरिका भारत पर हमला करता तो शायद ही भारत का कोई क्षेत्र सुरक्षित रह पाता। इतने डर के माहौल में 1962 के बाद भारत बढ़ा है। तो जिस देश को आप देखते और समझ रहे हैं, इस देश का इतिहास बड़ा अलग तरीके का रहा है। अब इस दौरान ये यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और आई, जब देखा गया कि इसी दौरान हमारे देश में कम्युनल टेंशन भी बढ़ने शुरू हो चुके थे। कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे। लिंग्विस्टिक कॉन्फ्लिक्ट 1965 में जो है भाषाई तनाव, साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया यहां पर देखना शुरू हो चुका था। नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में वहां पर इंसर्जेंसी, विप्लव दिख रहा था। वो वहां पर रिबेल कर रहे थे, हथियार उठा लिए थे, और कुछ ऐसे फ्रैक्शन थे वहां पे ट्राइब्स के जो भारत से उस क्षेत्र को अलग करने की बात कर रहे थे। जैसे नागालैंड में वहां पर देखा जा रहा था फिजो के लीडरशिप में कि नागा को अलग करके ग्रेट नागालिम एक नया कंट्री वहां पर बनाया जाए। मिजोरम में लाल डेंगा के नेतृत्व में, लीडरशिप में, वहां पर मिजो मूवमेंट चल रहा था। त्रिपुरा में भी मूवमेंट चल रहे थे। अलग अलग नॉर्थ ईस्ट के प्रोविंस में ये देखा जा रहा था। तो कुल मिलाकर एक बड़ा क्योस सा सिचुएशन हमारे सामने 1962 के बाद आया, और ये हमारे लिए एक बड़ा थ्रेट था कि कैसे हम अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी सोसाइटी को कैसे मेंटेन कर पाएंगे। ये वाकई में एक बहुत टफ सिचुएशन हमारे सामने था। दूसरी ओर हमारे सामने डेवलपमेंटल डिफिसिट था। 1962 और 65 में वॉर हुए। वॉर का मतलब ही होता है जहां पर आपका मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर आपका बढ़ता है तो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर आपको कंप्रोमाइज करना होता है, विकास पर खर्चे अब कम होते। अब इस दौर में यह देखा गया कि इंडिया के सामने कई तरीके की प्रॉब्लम आ गई। हमारे यहाँ पॉवर्टी बढ़ती गई, और पॉवर्टी को और ज्यादा खराब किया इन्फ्लेशन ने, यानी महंगाई ने। इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत तेजी के साथ बढ़ा, पूरे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी, और महंगाई ने गरीबी को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसलिए यह सिचुएशन बहुत वर्स्ट होता जा रहा था। इसी बीच 1965 से लेकर 67 तक का जो फेज था वो फेमाइन का फेज था, अकालों का दौर था। भारत में गंभीर बड़े स्तर पर अकाल आए और एक सीरियस फूड क्राइसिस यहां पर हम लोगों को देखना पड़ा। हम अपने लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने में कैपेबल नहीं थे। हमने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी, और हमने देखा कि मदद के बदले ये देश अपने स्वार्थ को सधने में लगे हुए रहते हैं। अमेरिका लगातार भारत को कोशिश में लगा हुआ था कि यूएसएसआर से उसकी दूरी बढ़ाई जाए भारत की, और भारत को अमेरिकी ब्लॉक में शामिल किया जाए। लेकिन भारत
वह नैम की पॉलिसी लेकर चल रहा था, न इंडिया, न यूएस और न यूएसएसआर के साथ। लेकिन जो कुछ भी हो, हमारे सामने रियल थ्रेट क्या था? हम अपने लोगों की जरूरतों को भी पूरा करने में कैपेबल नहीं दिख रहे थे। तीसरा कि हमने ये देखा कि जब हमने शुरुआत किया था 1947 में, अपने देश को आजाद किया था, पूरे एशिया में आप इमेजिन कीजिए कि सबसे ताकतवर देश कौन रहा होगा। ये हम बात यहां पर ऑब्जेक्टिवली नहीं बोल रहे, यानी कि मिलिट्री या इकोनॉमिक सेंस में नहीं बोल रहे, एक परसेप्शन के रूप में, क्योंकि जितने भी एशियन कंट्री थे, रशिया को हम यूरोपियन कंट्री के रूप में ट्रीट करते, बाकी के जितने भी एशियन कंट्री, वो चाहे चाइना हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो साउथ ईस्ट एशियन हो, चाहे वो सऊदीया हो, कोई भी कंट्री हो, ये जितनी भी कंट्री आप देख रहे हैं 1947 में, ये कहीं ना कहीं कॉलोनिज्म के शिकार रहे थे और अभी अभी आजाद हुए या अभी अभी उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की है सही मायने में। ये सब पिछड़े हुए थे और इसमें भी नेहरू जी का जो पर्सनैलिटी था वो करिस्मेटिक पर्सनैलिटी इंटरनेशनल लेवल पर था। उनके दुनिया के सभी देशों के जो हेड ऑफ नेशन थे उनसे अपने डायरेक्ट रिलेशन, पर्सनल रिलेशन थे, कंट्री के रूप में नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशन भी थे। तो इंडिया की जो पूंछ थी वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा थी, यानी भारत को एशियन पावर के रूप में देखा जाता था। लेकिन जैसे ही 62 का इंसिडेंट हुआ और चाइना ने यहां पर इंडिया को डिफीट दिया, पूरी दुनिया में मैसेज चला गया कि अंदर ही अंदर इंडिया कमजोर है, बाहर से दिखता बड़ा है, अंदर ही अंदर कमजोर है। और इंडिया का जो इमेज था वो घट के वह साउथ एशियन पावर तक रह गया कि हम केवल अब इसको साउथ एशियन पावर के रूप में देख रहे थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए कि इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी पर एक सवाल खड़ा था। 1964 हमारे लिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 1964 में हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी का डेथ हुआ और यहां पर सवाल हुआ हु आफ्टर नेहरू। ये एक बहुत बेसिक सा सवाल था कि आखिर नेहरू के बाद भारत को कौन लीड करेगा। हमारे जो नेशनल मूवमेंट के बड़े लीडर थे, अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में या तो थे नहीं या तो उनका डेथ हो चुका था। न तो सरदार पटेल हमारे पास थे, न तो डॉक्टर अंबेडकर हमारे पास थे। अधिकांश जो नेशनल फ्रीडम फाइटर थे, जिन पर हमारा ट्रस्ट, हमारा फेथ हुआ करता था, फर्स्ट जनरेशन के जो हमारे लीडर थे, वो खत्म हो चुके थे, वो या तो एक्टिव पॉलिटिक्स से हट चुके थे। और ऐसे में इस पूरे बड़े देश को कौन ऐसा शख्स है जो अपने साथ लेकर चल सकता था, एक साथ जोड़ सकता था। ये लीडरशिप क्राइसिस हमारे सामने सीरियसली यहां पर आई। तो लीडरशिप क्राइसिस किसी भी देश में अगर आती है तो अमूमन ये देखा जाता है कि जब वहां पर लीडरशिप क्राइसिस होती है तो मिलिट्री कू की स्थिति बन जाती है। जैसे जब पाकिस्तान में जिन्ना साहब गए और उसके बाद केवल 10 साल के अंदर अयूब खान ने वहां पर मिलिट्री का रूल कर दिया और आगे चलकर याह्या खान के नेतृत्व में तो पूरी मिलिट्री ने ही सारा का सारा कब्जा वहां पर कर लिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। तो कहने का मतलब है दुनिया में और जितने भी जगह हैं वहां पर जब लीडरशिप क्राइसिस होती है और पावर का ट्रांसफर होता है तो अमूमन जो है देखा जाता है कि वो वायलेंट ट्रांसफर वहां पर देखा जाता है। इंडिया में ऐसा नहीं था। लेकिन प्रश्न तो बन गया कि नेहरू जी के बाद कौन होगा। एक शख्स थे लेकिन उन्होंने तो हाथ पहले ही खड़े कर दिए कि हमें प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं चाहिए। जयप्रकाश नारायण, जो कि नेशनल मूवमेंट के एक बड़े नेता माने जाते थे, 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बड़े नेता माने जाते थे, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद पहले तो तुरंत एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, क्योंकि कोई नाम हमारे पास नहीं था कि किसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। तो पहले कोई काम करता रहे तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी को बनाया गया। और बाद में वहां पर यह महसूस किया गया कि एक बड़े ईमानदार और कर्मठ नेता लाल बहादुर शास्त्री हैं, उनको हम इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के अंदर उस तरीके का अट्रैक्शन या मास जो है अपील नहीं था जो नेहरू जी के पास था। नेहरू जी डायनेमिक पर्सनालिटी माने जाते थे। इसलिए जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर बने तो उनके छोटे कद और सीधे साधे स्वभाव को देखकर बहुत से लोगों ने वहां पर वह सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि क्या वाकई ये यहाँ पर डिजर्व करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक बेसिक सा सवाल वहां पर दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है जो एक बड़ा बेसिक सा सवाल आ रहा था वो क्या देखा जा रहा था। दूसरा सवाल ये दिख रहा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने वहां पर अपने हाथों में सब कुछ लिया तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से
भारत को जो है सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, इन सब फ्रंट पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जय जवान जय किसान का नारा दिया, बहुत तेजी से पॉपुलर हुए, सारे मिथ तोड़े गए। लेकिन सब कुछ अगर अच्छा भी रहता तो ऐसे में यहाँ पर हमारे सामने अभी प्रॉब्लम आनी बाकी थी। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का भी निधन हो गया, फिर से लीडरशिप क्राइसिस, अब कौन आएगा? तो अब इंदिरा जी को लाया गया। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उस वक्त तक हमारी जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल सोसाइटी तो थी ही, तो कहीं ना कहीं एक वीमन को, अपने एक महिला को अपने लीडर के रूप में एक्सेप्ट करना इतना आसान भी नहीं था। तो कहीं न कहीं उनका विरोध वहां पर शुरू हुआ, और कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट लीडर थे उन्होंने वहां पर यह सोचना शुरू कर दिया कि ये जो हैं कल को यहाँ पर आकर ये प्रधानमंत्री बनने जा रही है और हम लोग इतने दिनों से हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम था मोरारजी भाई देसाई का। उन्होंने बड़ा विरोध किया कि ये कैसे यहाँ पर आ रही। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो गूंगी गुड़िया है। इंदिरा गांधी के बारे में गूंगी गुड़िया बोला जाता था और कहा जाता था कि ये जो है साई नेचर की है, शर्मीली नेचर की है, बात करने नहीं आता है, ये देश को बागडोर कैसे संभालेंगी, एक महिला देश को कैसे चला सकती है। यह अलग बात रही कि उसी महिला ने कुछ ही समय में अपने नाम के आगे एक तमगा लिखवा लिया, आयरन लेडी। भारत की लौह महिला के रूप में उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सी चीजें की वो अपने आप में काबिले तारीफ थी। इंदिरा गांधी के समय में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिससे इंडिया का खोया हुआ जो गौरव था फिर से वापस आ पाया। जैसे 1971 में, जैसा हमने बताया कि वहां पर अमेरिका का 7th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में आ चुका था। 1971 में ही इंदिरा जी ने, कुछ समय पहले ही उनको यह अंदाजा हो चुका था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यूनाइटेड नेशन अब उनके नजदीक आ चुका है। यूनाइटेड नेशन उनके नजदीक आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो है यूनाइटेड स्टेट, तो ऐसी स्थिति में भारत के लिए खतरा हो सकता है। इंदिरा जी ने 1971 की शुरुआत में ही यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडली पैक्ट कर लिया था कि अगर हमारे दोनों में से किसी के ऊपर हमला होगा हम दोनों मिलकर जवाब देंगे। तो जब अमेरिका का 7वीं जहाजी बेड़ा भारत के बंगाल की खाड़ी में आया तो भारत ने सोवियत संघ के पास फोन किया कि दोस्त यहाँ पर मुश्किल तो आ गई है, अब तो अमेरिका हमारे ऊपर हमला करने जा रहा है। अमेरिका का कहना, सोवियत संघ ने वहां पर कहा घबराने की कोई बात नहीं है, जब दोस्ती की है तो निभाएंगे भी। सोवियत संघ ने अमेरिका के पास फोन किया। सोवियत संघ ने अमेरिका से सीधे सीधे बात की। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि परमाणु हथियार तुम्हारे पास भी है, परमाणु हथियार हमारे पास भी है, अंतर केवल एक है, तुमने 45 में उसका इस्तेमाल कर लिया है, हमने तो आज तक नहीं किया है। ऐसा कोई कि हमें इस परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने का मौका मिल जाए। यानी सीधे सोवियत संघ ने यह चेतावनी दी कि भारत का मुद्दा वह भारत का मुद्दा नहीं है, अमेरिका और सोवियत संघ का मुद्दा बन जाएगा, नहीं तो अमेरिका को वहां से पीछे हटना होगा। तो एक दूरदर्शी रणनीति हमारी थी कि हम सोवियत संघ के नजदीक गए और सोवियत संघ की वजह से शायद हमारा सुरक्षा संकट उस वक्त टल सका था। तो कुल मिलाकर ये सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे थे 1962 के बाद। अब यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम समझिएगा क्या प्रॉब्लम थी। इस तरीके के फ्रस्ट्रेशन के दौर में हमने कहा कि हमारे यहां ब्लैक मार्केटिंग और करप्शन 70 के डिकेड में तो गजब का वहां पर बढ़ना शुरू हुआ। जब देश आजाद हुआ था तो बड़ा आइडियलिज्म था, बड़ी मतलब ये था कि एक अच्छा देश बनाएंगे, खूबसूरत सा देश बनाएंगे, हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे, हम यहाँ पर जो है कोई करप्शन नहीं होगा, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का हाथ बांटेंगे। तो इस तरीके की बातें बड़ी अच्छे अच्छे इमोशन और स्पिरिट थे। लेकिन 20 सालों के अंदर अब हमने समझ लिया कि हमें अपने अपने बारे में सोचना है, दूसरों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। तो देश में करप्शन वहां पर होना स्वाभाविक था, कम्युनल वायलेंस होने स्वाभाविक थे, लोगों के बीच में टेंशन होने स्वाभाविक थे, नक्सलिज्म भी स्टार्ट हो चुका था। इसी बीच इंदिरा जी जब यहां पर प्राइम मिनिस्टर बनी, जिन्हें आप अमूमन बहुत कमजोर समझते हैं, वो अपने को मजबूत साबित करने के लिए कई बार बड़े आक्रामक तरीके का व्यवहार करते हैं। इंदिरा जी ने वही काम किया। शुरुआत में उनको कमजोर माना गया तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी ताकत दिखाते हैं, और ताकत दिखाने के क्रम में इंदिरा जी कई जगहों पर एंटी डेमोक्रेटिक भी होती गई। यानी कई ऐसे उन्होंने निर्णय लिए जो लोकतंत्र के विरोध में था। तो यह देखा गया कि इंदिरा जी का जो शासन था उसका विरोध वहां पर अपोजिशन ने करना शुरू किया। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस के अलावा कोई विरोधी दल कभी हुआ नहीं करता था। खासकर उस दौर में 70 के दशक में कोई भी दल ऐसा नहीं था जो कांग्रेस का विरोध कर सके। ऐसी स्थिति में
यहां पर एक नॉन पॉलिटिकल लीडर, एक गैर राजनीतिक चेहरा, वह एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बनता है। जयप्रकाश नारायण, जिसे हमने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने का ऑफर भी हुआ था और जो प्यार से इंदिरा गांधी को इंदू कहा करते थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जो है उनके सामने ही इंदिरा गांधी का बचपना जो है गुजरा था और जयप्रकाश नारायण हमेशा से एक अलग जो है स्नेह रखते थे इंदिरा जी को लेकर। लेकिन जयप्रकाश नारायण प्रो डेमोक्रेटिक थे और वह किसी भी सरकार का विरोध करने के लिए तैयार होते थे अगर वह गलत रास्ते पर जा रहा है। जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया जिसको टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं, यानी संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने दिया। 1974 तक आते आते पूरे देश में गांधी मैदान से निकला हुआ संपूर्ण क्रांति का प्रभाव पूरे देश में दिखने लगा। इंदिरा जी को हटाने का जो नारा था वो बहुत तेजी के साथ यहां पर दिखने लगा। ऐसे सिचुएशन में यह देखा गया कि जब भी सिविलियन मूवमेंट होते हैं सरकार के खिलाफ, नागरिकों का आंदोलन होता है, तो अमूमन आप लोगों का भी अपना अपना एक्सपीरियंस होगा कि नागरिकों का जब गुस्सा बढ़ता है तो वह पब्लिक प्रॉपर्टी पर दिखता है। तो यहां पर रोडवेज की बसें फूकी जा रही हैं, पुलिस थानों पर जो है आग लगा दिया जा रहा है, सड़कें जाम कर दी जा रही हैं, यानी पूरा का पूरा जो एक सिस्टम है उसको हाईजैक करने की कोशिश यहां पर कर ली जाती है और यह कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं। सवाल यहां पर फिर घूम फिर कर ये आया कि इन सब सिचुएशन में जब नागरिक जो हैं वो अपना मांगते हैं, डिमांड करते हैं राइट का, तो फिर ड्यूटी की बातें कौन करेगा? यहां पर हमने कहा 1974 में जो जेपी मूवमेंट था, इस दौरान जो हिंसा हुई थी जिसको टोटल रिवॉल्यूशन कहते हैं, संपूर्ण क्रांति कहते हैं, तो इस दौरान जो हिंसा, यह वायलेंस हुआ था छुटपुट जगहों पर, जेपी ने कभी नहीं बोला था लेकिन ऐसा हुआ था। तो सवाल यह था कि फिर इस तरीके का जो है वह आप पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं, आप राइट मांगने के लिए, तो अधिकारों को मांगने का मतलब ये नहीं है आपके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। यही सब सोचकर यहां पर वह कर्तव्यों की बात की गई कि आप जो है अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं लेकिन आपको अपने कर्तव्यों के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए, देश की एकता अखंडता के लिए संवेदनशील होना चाहिए, देश के सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक ताने बाने के लिए संवेदनशील होना चाहिए। ये यहां पर चीजें थी। तो इस वक्त जो है तीन चीजें बहुत जरूरत यहां पर महसूस की जा रही थी, यानी अधिकारों के मांग, आप राइट यहां डिमांड कर रहे हैं, के साथ कर्तव्यों की भी भावना होनी चाहिए, ड्यूटीज की भी फीलिंग होनी चाहिए। ये महसूस किया जा रहा था। दूसरा यहां पर महसूस किया जा रहा था कि राष्ट्र की एकता अखंडता, इसके सामने खतरे थे। तो हमारी ड्यूटी है कि हम इस अपनी यूनिटी इंटीग्रिटी को बचाएं। कहीं पर अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, कहीं नक्सलवादी आंदोलन चल रहे हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने लोकतंत्र, अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सामाजिक सांस्कृतिक जो है यहाँ पर वह सामाजिक या जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो यहाँ पर ताने बाने को या ढांचे की सुरक्षा जो है, ये भी जो है हमारे लिए जरूरी था। और इसीलिए यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, एक समिति बनाई गई कि आप बताइए कि कैसे जो है ये किया जाए, कैसे लोगों के अंदर ड्यूटीज को इनकलकेट किया जाए, यूनिटी इंटीग्रिटी नेशन का कैसे सोशियो इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर हमारा है, कैसे उसको बेहतर किया जाए, क्या तरीका होना चाहिए। स्वर्ण सिंह कमेटी यहां पर बनाई गई इन वजहों से, स्वर्ण सिंह समिति यहां पर बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति ने कहा कि ऐसा है कि इसके लिए लोगों को ड्यूटीज, वैसे तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिए और उसी पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेस्ड है। जैसा आपने सुना हो, देखा कि प्रियम्बल में जो 3 वर्ड डाले गए, सोशलिस्ट, सेकुलर और वहां इंटीग्रिटी, ये तीनों वर्ड जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड किए गए थे वह स्वर्ण सिंह कमेटी ही था। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग प्रोविजन में अमेंडमेंट किए गए थे और इनमें से एक इनका इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था कि हम राइट के साथ साथ
ड्यूटीज को भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करे। और इसके लिए जो इंस्पिरेशन था वो हम सोवियत संघ से, यूएसएसआर से ले रहे थे। तो यहां पर इन्होंने संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट करने की बात की। संविधान में मूल कर्तव्य होने चाहिए, ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने पहली बार यहां पर बोला। इन्होंने कहा था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए, 8 मूल कर्तव्यों की बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था कि अगर नॉन कंप्लायंस होता है, यानी अगर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो नॉन कंप्लायंस के सिचुएशन में इन्होंने कहा था कि पनिशमेंट का भी प्रोविजन होना चाहिए, दंड का भी प्रावधान होना चाहिए। यानी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप जो है यहां पर नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाए। इन्होंने टैक्स को भी, वैसे तो इन्होंने बहुत से जो फंडामेंटल ड्यूटीज बोला था उनमें इन्होंने कहा था कि टैक्स का पेमेंट करना भी एक फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए और नॉन कंप्लायंस की स्थिति में छोटे मोटे तो पनिशमेंट होने ही होने चाहिए। अब ये गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन गया, गवर्नमेंट ने स्वर्ण सिंह कमेटी की बातों को एक्सेप्ट किया, संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए अमेंडमेंट में स्थान दिया गया। लेकिन इन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज बोले थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंसर्ट किया गया। इन्होंने टैक्स के पेमेंट को भी एक फंडामेंटल ड्यूटी के रूप में बोला था कि इसको भी लाया जाए, लेकिन यहां पर हमारे यहां ऐसा नहीं किया गया था। तो कुल मिलाकर यहां पर यह देखा गया कि हमारे यहां पर जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए और आगे चलकर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। तो हमारे यहां पर 11 मूल कर्तव्य हो चुके हैं। अब ये कौन से मूल कर्तव्य हैं थोड़ा एक एक करके देखते हैं। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 51A ये फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है और यहाँ पर जो है कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, क्वेश्चन क्या आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए, सिटीजन या नॉन सिटीजन, तो यहाँ पर ध्यान रखना है सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, नॉन सिटीजन के लिए जरूरी नहीं। पहला जो हमारा मूल कर्तव्य है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट its ideals and institutions, the national flag and the national anthem। तो हमारे यहाँ पहली चीज बोला गया है कि संविधान का जो है पालन कीजिए और इस संविधान के आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए। तो यह हमारा यह फंडामेंटल ड्यूटी है, यह हमें सिखाता है कि संविधान के आदर्श और संविधान की संस्थाएं हमारे जीवन में कितनी जरूरी हैं। तो अक्सर आप देखते हैं कि लोग अगर संविधान का पालन नहीं करते हैं या संविधान के आदर्शों का मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी डेमोक्रेसी क्या है, अंदर ही अंदर कमजोर होती जाती है। और सरकारों ने यहाँ पर जो है ये बार बार इंश्योर करने की कोशिश की है कि हम अपने संविधान के आदर्शों के प्रति, हम सेकुलरिज्म के लिए, सोशलिस्ट के लिए, तो इसीलिए ये जो हमारे आइडियल्स हैं, इन ये चीजें हमको अपने अंदर इनकलकेट करनी है कि हम अगर एक अच्छा सिटीजन बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ये सारी क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा बोला गया है कि टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। हमें उन आदर्शों को जो है ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्श थे, जो हमें प्रेरित करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखने की बात यहां पर की गई है। वहां पर चाहे वह गांधी जी का आदर्श रहा हो, चाहे वो अंबेडकर जी का आदर्श रहा हो, भगत सिंह जी का, सुभाष चंद्र बोस का। तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने अलग अलग धाराएं देखी, लेकिन मकसद तो सबका एक था, सब ह्यूमैनिटी को लेकर चल रहे थे, सब नेशन को लेकर चल रहे थे, सब सोसाइटी को लेकर चल रहे थे, सभी की बातों में वल्नरेबल सोसाइटी को लेकर सेंसिटिविटी थी और एक नए आइडिया ऑफ इंडिया का कंसेप्ट था जो एक नए गोल्डन इंडिया की बात वहां पर कर रहा था। तो वो जो राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श हैं उनको भी अपने साथ हमें लेकर क्या करना है, चलना है। तीसरा, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अब यहां से समझते चलिएगा,
ये सब ऐसे कंफ्यूजिंग चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, क्योंकि सॉवरेंटी जो वर्ड है वो कहीं और भी अगर अगर दिखा होगा आपको, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप उलझ जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया कि हमारे संविधान में किस भाग में वह देश की एकता और अखंडता, संप्रभुता, एकता और अखंडता को संरक्षित करने की बात की गई है, तो आपके दिमाग में आएगा कि संप्रभुता, एकता, अखंडता ये तो प्रियम्बल में भी है, तो आप कहीं उसका टिक न लगा दें। लेकिन ये ध्यान रखें, पहली चीज है कि सॉवरेंटी वर्ड प्रियम्बल में यूज नहीं किया गया है, वहां सॉवरेन वर्ड यूज किया गया है, संप्रभु, वहां पर सॉवरेन वर्ड यूज किया गया है। दूसरी चीज, वहां सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एक साथ नहीं है, सॉवरेंटी अलग है, सॉवरेन अलग है, यूनिटी, इंटीग्रिटी अलग है। यहां पर आप देखेंगे सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ये तीनों एक जगह हैं और इन्हें अपहोल्ड और प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। तो यानी अगर हमारी संप्रभुता को कोई चुनौती देता है देश के अंदर, हमें पता चलता है कि बगल में कोई अलगाववादी बातें कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम देश में ये यहां पर दंगा कर देंगे, हम यहां पुलिस थाना जला देंगे, तो ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम प्रशासन को सहयोग करें, हम बताएं। पहले बहुत सा विज्ञापन आता था कि जहां आप लोग बैठे आसपास देखिए कोई लावारिस वस्तु अगर दिखी तो वह बम हो सकती है, एक्सप्लोजिव हो सकती है, आप तुरंत पुलिस को सूचना दें। लंबे समय तक देखा गया कि लोग अपने आसपास बैठे रहते थे, लावारिस अगर इंसान भी दिख जाता था तो उनको फर्क नहीं पड़ता था, लावारिस वस्तुओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, पैसा वगैरह दिख जाता था, कीमती चीज दिख जाता था तो लावारिस हो तो अब लावारिस नहीं रह जाता था, वो अपना हो जाता था, ये अलग बात है। तो यहां पर अपनी सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को प्रोटेक्ट, अपहोल्ड करने की बात की गई है। कहा गया है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी कि आप जो है हमेशा राष्ट्र के लिए तैयार रहें। अगर एक बार अपील होता है तो आप राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहिए और यहां पर जो है वह देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहिए। यानी पठानकोट में जब वहां पर आतंकियों ने हमला किया और वहां से वो भागने की फिराक में थे, तो वहीं पठानकोट के दो भाइयों ने आतंकवादियों से वहां भिड़ंत हो गई। उन्होंने उनको पकड़ने की कोशिश की क्योंकि उन्हें मालूम था कि इन आतंकवादियों को अगर पकड़ लिया जाएगा तो देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। उनके हाथों में हथियार था, उन दोनों भाइयों की जान भी जा सकती थी। उनमें से एक को वहां पर वह गोली भी लगी। ये इन दोनों भाइयों को क्रेडिट जाता है पठानकोट के, जिन्होंने उन आतंकियों को पकड़वाने में मदद किया और जिसके बाद ये पता चल पाया कि पठानकोट का आतंकी हमला असल में पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड था। तो हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश की राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन हर एक सिटीजन से किया गया है कि आप भी इसी रूप में तैयार यहां पर रहें। अगला जो हमारे लिए यहां पर बोला गया है, फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। आप सौहार्द की भावना का विकास करिए, आप हेट्रेड की भावना का विकास नहीं करिए। और आप अपने आप को देखिए, हम एक ग्लोबल पावर बनना चाहते हैं, हम एक मजबूत देश बनना चाहते हैं और बातें हमारी क्या हैं? घृणास्पद बातें हैं। हम एक दूसरे की कम्युनिटी के बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं, हम एक दूसरे की जातियों के बारे में बात करते हैं, हम एक दूसरे के जेंडर के बारे में बात करते हैं। हमारे अंदर नफरत बहुत ज्यादा भरा हुआ है एक दूसरे को लेकर। यह कम्युनिटी हेट्रेड यह नेशन को बहुत पीछे लेकर जाता है। कोई व्यक्ति गलत हो सकता है, कोई व्यक्ति अपराधी हो सकता है, उस पर सवाल खड़ा होना बहुत जरूरी है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है और डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है। गलत के साथ अपीज नहीं किया जाता है और सही को वहां पर एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा आपका दिल होना चाहिए। लेकिन यहां पर वो हार्मनी कई बार गायब हो जाता है। जैसे ही मुद्दा हिंदू मुस्लिम का, ऊंची या पिछड़ी जाति का, पुरुष और महिला का, उत्तर भारत दक्षिण भारत का, इस तरीके के जैसे ही मुद्दे आते हैं विभाजनकारी, वैसे ही हम यहां पर जो है हार्मनी के बजाय हम हेट्रेड की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और ये जो कॉमन ब्रदरहुड का कंसेप्ट है कि हम सब एक हैं, ये भाव कहां गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। यहां पर बोला गया है इसीलिए कि हम सभी जो भारत के लोग हैं, चाहे वो जिस रिलीजियस ग्रुप के हों, चाहे जिस लिंग्विस्टिक ग्रुप के हों, चाहे जिस रीजन के हों या जिस भी सेक्शनल डाइवर्सिटीज के हों, हमारे अंदर हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड की भावना होनी चाहिए। दूसरा बोला गया है कि टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वीमेन। महिलाओं के विरुद्ध जो अपमानजनक व्यवहार है, हमें उसको त्याग देना चाहिए। अब यह अलग बात है कि महिलाओं के विरुद्ध अपमानजनक जो व्यवहार है
उसे सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया है, मतलब सोसाइटी को वो बहुत ईज करता है, अच्छा लगता है। जैसे अगर राह चलते किसी लड़की के लिए कोई शायरी कह रहा है, शेरो शायरी कर रहा है, तो आसपास वहां पर एक फीलिंग आती है, प्राउड वाली फीलिंग आती है कि चलो बहुत अच्छा हमने शायरी वहां पर दिखाया। अक्सर आप देखते हैं कि ये जो कवि रूपी हमारा हृदय होता है वो इस तरीके से वहां पर दिख जाता है कि अगर कई बार भीड़ में यह अक्सर देखा जाता है, और ऐसे मानसिक रूप में विक्षिप्त और रोगी लोग वो हम लोगों के बीच में से ही लोग रहते हैं कि अगर वहां पर भीड़ है, लड़कियां औरतें वहां पर दिख रही हैं, तो उनके बॉडी को टच करना, उनको ह्यूमिलिएट करना, ये टेंडेंसी देखी जाती है। अपने घरों में महिलाओं के साथ हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, बात करते हैं, वो अपने आप में शर्मसार करने वाली चीजें होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा अब्यूजेस वर्ड नहीं है, कोई ऐसी गाली नहीं है जो पुरुषों के लिए। जितनी भी गालियां हैं वो महिलाओं के लिए बनी हुई हैं, उनको एड्रेस करके बनी हुई हैं। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका जो सेंस है वो विमेन बॉडी और उनका एक्सप्लॉइटेशन ही है। ये अपने आप में अनफॉर्चुनेट है, और यह बताता है कि जो गालियां हैं वो भी कितनी पैट्रियार्कल हमारे यहां पर है। तो हमने एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाया हुआ है विमेंस को लेकर, महिलाओं को लेकर, और उनके खिलाफ बहुत से डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में यहां पर चल रहे हैं। यह हमारी ड्यूटी है कि हमें इन चीजों को अब ब्रेक करना है, इस चेन को। आप जब अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आप जब इन चीजों को रीड कर रहे हैं, तो अब आपकी पर्सनैलिटी में भी वो सिंसियरिटी और डेप्थ आना चाहिए, और वो चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए सोसाइटी के लेवल पर। तब हम एक सिविक वर्चू की वहां पर बात करते हैं। फिर हमसे बोला गया है कि टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमें अपने समृद्ध सांस्कृतिक सामासिक संस्कृति को हमें प्रिजर्व करना है, उसका सम्मान करना है। कंपोजिट कल्चर है हम। दो एग्जाम्पल यहां पर हैं, एक यूएस का और एक इंडिया का। एक आइडिया ऑफ यूएसए है और एक आइडिया ऑफ इंडिया है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। कंपोजिट कल्चर का मतलब क्या होता है? अमेरिका की जो कल्चरल लाइफ है उसको मेल्टिंग पॉट कंसेप्ट कहा जाता है। मेल्टिंग पॉट का मतलब क्या होता है कि एक बर्तन है और उसमें बाहर से लोग आ रहे हैं, हिंदू आ रहे हैं, एशियाई आ रहे हैं, अफ्रीकी आ रहे हैं, चाइनीज आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं, सब कोई आ रहा है। अमेरिका के बर्तन में सब लोग पिघलकर एक हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉट है वो, सबको पिघलाकर एक जैसा कर देता है। यानी अमेरिका में आपकी डाइवर्सिटी को खत्म करके यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट किया जाता है, अमेरिकन आइडेंटिटी को प्रमोट किया जाता है। यानी आप अपने रूट्स को भूलिए और अमेरिकन हो जाइए। इंडिया का जो सबसे बड़ा क्वालिटी है वो क्या है? वो ये है कि हम यहां पर डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देते हैं। आप अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर चलिए। आप हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुस्लिम हैं, बहुत अच्छी बात। सिख, ईसाई, किसी रिलीजन, किसी रीजन, किसी कम्युनिटी के आप हो, सबको एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन कई बार हम में से ही आपस में यह लगता है कि ये जो हमारी डाइवर्सिटी होती है ये हमारे लिए थ्रेट है। थ्रेट इसलिए है क्योंकि ये हमारी यूनिटी को कमजोर करती है। अगर हम एक जैसे होते, हमारे अंदर एक भावना होती, तो हम मिलजुल कर आगे बढ़ते। लेकिन हमारे अंदर जो मतभेद होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये क्यों हैं? क्योंकि हम अलग अलग हैं। तो ये डाइवर्सिटी को कई बार हमारे लिए क्या माना जाता है? वह खतरा माना जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि हमारे यहां पर यही डाइवर्सिटी सबसे बड़ी मजबूत पक्ष है। ये डाइवर्सिटी क्यों मजबूत पक्ष है? और यहीं से कंपोजिट कल्चर निकल कर आता है। ये डाइवर्सिटी इसलिए मजबूत है क्योंकि हमारे यहां बाहर से अगर कोई भी आता है, केरल जाता है, एक अलग तरीके के लाइफस्टाइल को पाता है। राजस्थान जाता है, कालबेलिया नृत्य देखता है, वो एकदम सरप्राइज रह जाता है। वहां के खान पीन को देखता है, वहां के डेजर्ट को देखता है। वह नॉर्थ इंडिया में आता है, प्लेन मैदानों को देखता है, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के फोक डांस, फोक म्यूजिक को देखता है, सरप्राइज रह जाता है। हिली एरिया में जाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जाता है, वहां के कल्चर को, वहां की चीजों को देखता है, सरप्राइज रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट में जाता है, ईस्टर्न इंडिया में जाता है, वहां के कल्चर को देखता है। हमारा जो कंट्री है वो अलग अलग तरीके का है। यहाँ डेजर्ट है, आइलैंड है, प्लेटू है, यहाँ पर प्लेन एरिया है, हिली एरिया है, और हर जगह की कल्चर, हर जगह की सोसाइटी में डाइवर्सिटी है। लेकिन कोई भी अगर विजिटर इंडिया में आएगा, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जाएगा, इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद उसे एक सेंस ऑफ यूनिटी यहां पर दिखाई देगी।
उसे हर एक कोने में भारत के कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा दिख जाएगा, कोई ना कोई चर्च दिख जाएगा, जो सबको एक दूसरे से जोड़ते हुए दिखाई देंगे। यहां से कहीं भी आप जाएंगे तो लैंग्वेज हमें बांधता हुआ, जोड़ता हुआ दिखाई देगा। भाषाएं जो हैं वह काफी हद तक हमें क्या करती हैं, एक जैसा बनाती हैं। यहां पर हम जाएंगे तो हम अपने इतिहास के बारे में जब देखेंगे, हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, हम यहाँ के डांस के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में देखेंगे, एक यूनिटी वहां पर दिखाई दे। तो कंपोजिट कल्चर का मतलब सामाजिक संस्कृति का सबको मिलाकर बनी हुई संस्कृति है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स का वह एक सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन जब उन सबको मिला दिया जाए तो एक नई चीज बनती है जिसको रेनबो कहते हैं। यह रेनबो कल्चर है। यहां 7 धनुष, जो इंद्रधनुष आप कहते हैं, 7 कलर्स, जो 7 रेज हैं वहां पर, वो दिखाई देते हैं अलग अलग। और यही तो खूबसूरती है इंडिया की। अगर केवल एक कलर दिखाई देता है आसमान पर तो वह इंद्रधनुषी जो प्रकाश है वो बहुत खूबसूरत नहीं होता, लेकिन वो 7 जो हैं मिलकर कंपोजिट तरीके से वो हमारे कल्चर को रिच बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में आप सोचिए, भारतीय प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाते हैं, यूएई जाते हैं, तो उनसे कहते हैं कि हमारे केरल में जब पहली बार अरब व्यापारी आए तो चेरामुन मस्जिद उन्होंने बनाया था, ये लीजिए चेरामुन मस्जिद की रिप्लिका। हम बताते हैं सारे लोगों को, मुस्लिम कंट्रीज के, कि आइए कभी आपको जामा मस्जिद घुमाते हैं। हम जब जाते हैं जापान में, सिंगापुर में, कोरिया में, तो वहां पे कहते हैं कि बौद्ध की धरती देखा है, बुद्धा हमारे यहाँ से हैं, वहीं पे जन्म लिए, आओ चलो दिखाते हैं कहाँ उनका जन्म हुआ था, कहाँ उन्होंने पहली बार प्रवचन दिया था। वो इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारे लॉर्ड बुद्धा कहाँ पे हैं, तो उनके इस बुद्धा जी के नाम पर उनसे हमारे रिलेशन बनते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इंडोनेशिया के घर घर में रामायण पढ़ा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला, मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री आज भी रामायणा कल्चर से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। अभी हाल ही में वहां सुग्रीवा यूनिवर्सिटी भी खुली हुई है। वहां पर राम और रामायण का जो परंपरा है वो बहुत पुराना है। आप अगर जाइए कंबोडिया में, आप जाइए थाईलैंड में, आप जाइए वियतनाम में, इन सभी जगहों पर सिवा कल्चर या यहाँ पर रामा कल्चर आपको देखने को मिलेगा, और ये काफी ज्यादा मजबूती के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन कई बार हम इन सब चीजों को, अपने कल्चरल एस्पेक्ट्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये हमारा जो डाइवर्सिटी है, हम जब जाते हैं इजराइल में तो हम उनसे क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ यहूदी रहते हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, आप आइए हम उनसे मिलवाते हैं। तो हम यहूदी कम्युनिटी के रूप में उनसे जुड़ते हैं। अलग अलग तरीके से हम दुनिया के अलग अलग देशों से जुड़ते हैं। यह हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से है। इसको वैल्यू करना, इसे प्रिजर्व करना, ये आप लोगों की ड्यूटी है और हमें ये समझना होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा। बोला गया है कि टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। तो यहां पर बोला गया है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमें उसे सुरक्षित करना है, उसमें सुधार करना है, प्रोटेक्ट और इंप्रूव करना है। किस चीज में? नेचुरल एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या है? इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ। अब आप सोचिए, अगर यह क्वेश्चन आ जाए कि पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य और वन्य जीवों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए प्रियम्बल, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन डी डीपीएसपी, ऑप्शन डी फंडामेंटल ड्यूटीज। आप में से बहुत से लोग ब्लंडर करेंगे और डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज को वहां पर मान सकते हैं, जबकि जो मैंने बोला है वो डीपीएसपी है कि वहां पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की बात की गई। यहां पर नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट और इंप्रूव करने की बात की गई, ये ध्यान रखना है। वहां पर फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इन चीजों को मेंशन नहीं किया गया है, यहां पर किया गया है। वहां पर लिविंग क्रिएचर वर्ड ये नहीं यूज किया गया है कि प्राणी मात्र के प्रति सम्मान रखना, जो कि गांधी जी का सपना था कि प्राणी मात्र के प्रति अहिंसक होना। तो वहां पर वाइल्ड लाइफ लिखा हुआ है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यहां पर क्या लिया है? लिविंग क्रिएचर। तो शब्दों प्राणी मात्र के प्रति जो है करुणा का भाव होना चाहिए और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और देखभाल होनी चाहिए। फिर हमसे बोला गया है कि टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमारे अंदर साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वैज्ञानिक मनोवृत्ति आपके अंदर होना चाहिए। मतलब यह है कि हम में से अधिकांश बहुत ही ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं। हमारे यहाँ पर एक लंबी ट्रेडिशन रही है। आप कहीं किसी भी शहर में जाएंगे, सड़कों के किनारे आपको बहुत से एस्ट्रोलॉजर मिल जाएंगे जो आपके बारे में प्रिडिक्ट करना शुरू करेंगे। आप और ईश्वर के बीच में ये जो मीडिएटर होते हैं, ये मीडिएटर बड़ा उसका फायदा उठाते हैं
और वहां पर आपका जो एक डायरेक्ट जो होना चाहिए कॉन्शसनेस, वो वहां पर जो है कमजोर होता जाता है, और आप जो है वह रिलीजन के जो इथिकल एस्पेक्ट और पॉजिटिव साइड्स हैं उनकी जगह पर उसके निगेटिव साइड की तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं। धर्म का नकारात्मक पक्ष जो है, यानी जो हमारे अंदर डर दिखाता है, धर्म डर फियर क्रिएट करने वाला फैक्टर नहीं है। धर्म से फियर होता है कि कुछ अगर हम गलत करेंगे तो गलत हमारे साथ होगा, ये एक तरीके का डर होता है। लेकिन धर्म का सबसे बेहतर चीज ये है कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा। ऐसे में बहुत से जो लोग हैं उनके अंदर ये डर रहता है कि कोई हमारे खिलाफ कुछ जादू टोना कर देगा, मैजिकल जो है ब्लैक मैजिक कर देगा, ये सब। अगर ये चीजें किसी को प्रभावित कर रही हैं या किसी को लगता है कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो रिलीजन के एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़ा हो जाता है कि हमारी अच्छाई एक तरफ, दूसरे की बुराई एक तरफ। ये रिलीजन के एग्जिस्टेंस पर ही बेसिक क्वेश्चन यहां पे खड़ा कर देता है। लेकिन हम सुपरस्टिशियस होते हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही मेंस और इंटरव्यू नजदीक आता है, घर में जो है पंडित जी से, मौलवी जी से, सबसे कहीं ताबीज बन रहा है, कहीं पर कुंडली दिखा जा रहा है। हर एक रिलीजन में अपने अपने कुछ लोग वहां पर होते हैं जो चमत्कार, मिरेकल्स की बात करते हैं, और वहां पर आपको तमाम तरीके के टिप्स दिए जाते हैं। खासकर इंटरव्यू में जब आपसे बोला जाएगा कि जब इंटरव्यू के गेट में एंट्री करना ना, तो पहले बायां पैर जो है अंदर करना, दायां पैर का नहीं करना। अब पता चला कि कैंडिडेट वहां पर पहुंचा और वहां पे अंदर से आवाज आ गई कि आ जाइए अंदर, और अब आप बायां और दायां पैर में कंफ्यूज हो गए कि पहले बायां, पहले दायां, पहले बायां, पहले दायां। यहां पर ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं ये कहीं ना कहीं हमें कमजोर, तो साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए आपका, सुपरस्टिशियस नहीं, सुनी सुनाई बातें नहीं होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का सड़कों पर एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोग वहां पर केवल आते और जाते विजिटर के रूप में देखते हैं। किसी के अंदर, कई बार बहुत से लोगों के अंदर सेंसिटिविटी नहीं रहती। अगर सही समय पर ऐसे एक्सीडेंट में, ऐसी चीजों में सही जगह पर अगर वहां पर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, आपके अंदर जो है वह जांच और अन्वेषण की एक और सुधार की संभावना होनी चाहिए। मतलब आपने एक बार, मान लीजिए कल को आप अधिकारी बन गए और उसके बाद आपने पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया, आपने सोचा बस जिंदगी यही है, जो है वही है। आपके अंदर अपने आप को एक्सप्लोर करने की एक क्वालिटी होनी चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए कि नहीं नहीं और ज्यादा अपने को कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। तो ये बोला गया है कि हमें जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाए रखना है। और यहां पर आपने देखा होगा पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाने की बात चल रही है। अगर कभी आंदोलन चल जाए, आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो, घर पे फोन करके आप बोले कि हमारे यहाँ मूवमेंट चल रहा है, हम जा रहे हैं मूवमेंट में भाग लेने के लिए, तो घर वाले बोलेंगे कि कोई सड़क, कोई रोडवेज फूके कि नहीं फूके, मोटरसाइकिल फूके या फूके नहीं, आग लगाए कि नहीं लगाए। कहने का मतलब यह है कि आजकल आंदोलन का मतलब ही है जब तक पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं जलाई जाएगी फिर आंदोलन की बातें सुनेगा कौन, कोई मतलब ही नहीं है ऐसे आंदोलन की। तो पब्लिक प्रॉपर्टी पर तो और ज्यादा खतरा वहां पर बढ़ रहा है। कई बार आपने देखा होगा रेलवे में, बसों में लोग बैठे हुए रहते हैं, जाते रहते हैं, और वहां पर जो है वो कुछ न कुछ वहां पर लिखते रहते हैं। कई लोग नंबर वगैरह वहां पर लिख देते हैं। कई बार देखा जाता है कि ये रेलवे की जो मेटल जिससे बना हुआ है ये मजबूत है भी नहीं है, बहुत से लोग तोड़ने मरोड़ने कुछ भी करने का मन करता है। अजीबो गरीब शख्स होते हैं कि वहां पर कभी बस में बैठे हुए हैं तो उसके शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं या खींचने की कोशिश करते हैं, उसके गद्दे को वहां पर जो है, सीट्स को जो है फाड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ये कितने बड़े जो हैं वो अपने आप में एक मानसिक मेंटल विक्टिम के शिकार होते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो ये बड़ा बुरा स्थिति है कि पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पर नष्ट की जाती है। एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, हिंसा से दूरी बनाइए। भारत में हिंसा से दूरी बनाए रखने की बजाय हिंसा के प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा है। कौन कहता है कि यह बुद्धा की धरती और गांधी की धरती है? यह अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। मोहल्लों में, गांवों में यह देखने को मिलता है, एक बड़ा ग्लैमर होता है। जो इस लड़के को दूसरों को मारने की हिम्मत नहीं होती है, वो अपने को फ्रस्ट्रेटेड और कमजोर महसूस करता है। और वो जो दबंग किस्म के लोग होते हैं कि जो गुट बनाकर, ग्रुप बनाकर वहां पर चलते हैं, टाइगर गैंग चल रहा है, लायन गैंग चल रहा है, तमाम तरीके के गैंग चलते हैं, और वो गैंग अपने अपने मोहल्ले में
वो एक दूसरे से जो है दुश्मनी वहां पर चलती रहती है। टाइगर गैंग का मेंबर कहता है कि अगर हमारे मोहल्ले की किसी लड़की को लायन गैंग के लोगों ने टच भी कर दिया तो हम उनके खिलाफ जो है उनको छोड़ेंगे नहीं, और लायन गैंग वहां पर बोल रहा है। दोनों एक दूसरे के यहां जाकर ये सारी काम करते हैं, छेड़खानी वगैरह का काम करते हैं, लेकिन अपने अपने मोहल्ले में सबसे बड़े भाई वहां पर बनकर आते हैं, और महिलाओं की इज्जत की रक्षा करने वाला ये टाइगर गैंग यही आगे चलकर माफिया और बड़े बड़े अपराधियों के रूप में भी बनता है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम हिंसक लोगों को पसंद करते हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट आई है कि भारत में अपराधी अगर सांसद और विधायक बन रहे हैं तो व्यवस्थागत खामी नहीं है, जनता ही चाहती है कि ऐसे माफिया बाहुबली वह उनके नेता बने। हमको अच्छा लगता है बाहुबलियों को देखना, उनके ग्लैमर को देखना। हम बड़े चाव से वीडियोस देखते हैं कि वो बाहुबली बचपन में उनके पिताजी के साथ ऐसा हुआ, आज इतने बड़े बाहुबली बन गए, कल तक जो है ये ऐसा हुआ था, आज ऐसे हो गए हैं। उनको हम कहीं ना कहीं अपने में फील करने की कोशिश करते हैं कि काश भैया जी जैसे हम भी होते। तो ये जो यहाँ पर है हिंसा से दूरी, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, तभी हमारी डेमोक्रेसी, हमारा नेशन, सब कुछ यहाँ पर बचा रहेगा। अगला जो 10th फंडामेंटल ड्यूटी है, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेयर्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। हमें लगातार निरंतर जो है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना है, हमें बेहतर बनना है, और हर एक क्षेत्र में, व्यक्तिगत और सामूहिक हर एक क्षेत्र में, जिससे हम बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकें। चाइना के साथ हमारा विवाद हुआ, हमने कहा चाइना की चीजों पर बैन लगा दीजिए। चाइना की चीजों पर बैन लगा देंगे, ना आपके पास मोबाइल रहेगा, ना दवाइयां अच्छी मिल पाएंगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियों, जो भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी अच्छी हैं, लेकिन जो मेडिकल आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स तो रॉ मटेरियल चाइना से आते हैं। रेयर अर्थ जो है वो भारत में है ही नहीं, वो तो मैक्सिमम चाइना में है। अगर आपको मोबाइल बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी काम करना है, तो चाइना पर डिपेंडेंसी तो होनी ही होनी पड़ेगी। सवाल इस चीज का नहीं है कि चाइना इन सब चीजों में आगे है, सवाल इस चीज का है कि भारत क्यों नहीं आगे। अगर रिसोर्सेज की बात होती तो चलो ठीक है, आज तो टेक्नोलॉजी की बात है, आज अल्टरनेटिव्स खोजे जा रहे हैं। इंडिया क्यों नहीं अपना अल्टरनेटिव खोज पा रहा है? क्यों नहीं हम जो है अपने यहाँ पर वह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारी कंपनियां जो है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल के रूप में हमारी कंपनी क्यों नहीं है, सैमसंग के रूप में हमारी कंपनी, हुवेई के रूप में हमारी कंपनी, एमआई के रूप में हमारी कंपनी क्यों नहीं है? क्यों यहाँ पर जो है जियो जो है या रिलायंस जो है वह सिम केवल बांटते रहते हैं? इतना पैसा, इतना रिसर्च, इतना जो है ये सारी चीजें, इन्वेस्टमेंट वो क्यों नहीं करते हैं कि कोई एक नया ठोस मैन्युफैक्चरिंग जो है प्रोडक्ट लेकर आएंगे और इंडिया में भी हम बहुत बड़ा सेल करेंगे और पूरी दुनिया में करेंगे? ऐसा ये सब क्यों नहीं करते हैं? ये बहुत बेसिक से सवाल है। क्यों? क्योंकि हम उत्कृष्टता के लिए, एक्सेलेंसी के लिए कोशिश नहीं करते हैं। जहां पर हम पहुंचते हैं वहां पे हम सैचुरेट हो जाते हैं। तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया गया है कि हमें ये करना है। और अंतिम हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हु इज अ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों का यह कर्तव्य है कि वह उन्हें शिक्षा बेहतर तरीके से दें, उनकी शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, उनको प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन। कई बार यह देखा जाता है कि माता पिता या गार्जियन जो है अपने बच्चों के शिक्षा के लिए बिल्कुल भी वहां पर कन्विंस नहीं होते। सरकारें पहुंचती हैं कि चलिए हम यहाँ पर बच्चों को आपको पढ़ाएंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, लेकिन माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजना चाहते। तो सवाल यह है कि अब ये काम राज्य जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, तो ये कर्तव्य तो आपको लेने होंगे। आप मांग कर रहे हैं अधिकारों की कि हमको नौकरी चाहिए, हमको ये चाहिए, और जब आपसे बोला जाता है कि आपके अंदर कुशलता है तो आप कहते हैं नहीं, हमने तो पढ़ाई ही नहीं की है। ये पढ़ाई क्यों नहीं किया है आपने? ये यहाँ पर आप क्यों नहीं रियलाइज करते हैं कि आप नहीं पढ़े, चलो ठीक है अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो ये हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ये आपको याद होने चाहिए। कई बार इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत से लोग बड़े उम्दा सवाल, बड़े उम्दा जवाब देते हैं इंटरव्यू में। क्या बोलते हैं? जैसे ही इंटरव्यू में पहुंचे और पूछा गया कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, तो उन्होंने बताना शुरू किया कि सर बचपन से ही देश, समाज, मानवता के लिए बहुत कुछ करने की प्रेरणा रही है और मुझे यकीन है कि अगर आप मुझे एक बार मौका देंगे तो मैं देश समाज के लिए बहुत बेहतर काम करूंगा। जिस तरीके की सर व्यवस्था है, मैं काफ़ी असंतुष्ट रहा हूं और मैं समाज के हर हाशिए पर स्थित व्यक्ति के आंखों के आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। अब
इंटरव्यूअर बड़ा प्रभावित कि क्या बेहतरीन शख्स आज आया हुआ है कि ये तो पूरा देश बदलने वाला है। उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताइए आपके अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, हम क्या माने कि आप क्यों आपको हम अधिकारी बना दे। तो आपने कहा कि सर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मुझे मालूम है कि देश और समाज में किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे इनका होना चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आपको मालूम है। तो आपने कहा बिल्कुल सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं। तो आपने कहा 11। तो उन्होंने कहा 5 फंडामेंटल ड्यूटीज बताइए। अब अचानक उन्होंने बोला और अचानक अब आप 1-2 फंडामेंटल ड्यूटी 3 बताने के बाद आप फिर जो है हिचकिचाने लगते हैं, और ऐसी स्थिति में इंटरव्यूअर को यह समझ में आ जाता है कि आपकी बड़ी बड़ी बातें क्या हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो आपको याद होना चाहिए ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज। क्लियर है। तो हमने कहा कि यहां पर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। इन फंडामेंटल ड्यूटीज का महत्व क्या है, अगर हम बात करें कि मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है, तो यहां पर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये हमारे राइट्स के लिए, के प्रोटेक्शन के लिए जो है, यह हमारे जो है नागरिक, अगर अधिकार का संरक्षण करना है, अधिकारों का संरक्षण करना है, तो कानूनों का, कर्तव्यों का पालन क्या करना होगा, जरूरी है। क्योंकि गांधी जी का क्या कहना था कि राइट और ड्यूटी दोनों एक क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। जितना आप अधिकारों का पालन करेंगे, आपके कर्तव्य उतने ही आप कर्तव्यों का जितना पालन करेंगे, आपके अधिकार उतने ही सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक डिसिप्लिन्ड सोसाइटी के लिए जरूरी है कि वहां के लोग जो हैं वो अपने ड्यूटीज को भी फॉलो करें। तो इसलिए भी फंडामेंटल ड्यूटीज जरूरी है कि अगर ड्यूटीज फॉलो किए जा रहे हैं तो एक सिविलाइज्ड और डिसिप्लिन्ड सोसाइटी वहां पर दिखती है। यह सिविक वर्चू का विकास करती है, नागरिक सद्गुण का विकास करती है, हमारे अंदर एक अच्छे वर्चू का विकास करती है, और हमारी पूरी सोसाइटी जो है वह एक सिविलाइज सोसाइटी के रूप में दिखती है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के रूप में दिखती है। अगर हम अपने ड्यूटीज को फॉलो करते हैं तो हमारे अंदर एक सिविक कॉन्शसनेस यानी नागरिक चेतना का विकास होता है। अगर हम अपने ड्यूटीज को फॉलो करते हैं तो सिविक कॉन्शसनेस, नागरिक चेतना का विकास, तब हम सवाल सरकार से और इफेक्टिवली पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अपने ड्यूटीज को फॉलो कर रहे हैं। तो हम सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं, नहीं तो सरकारें वह क्रश कर देती हैं हमारे मांग को। सरकारें कहती हैं कि आप वायलेंट हो, सरकारें कहती हैं आप नॉन डेमोक्रेटिक हो, लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटीज फॉलो करते हुए गवर्नमेंट को अगर घेरने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे मूवमेंट वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज वह एक्टिव सिटीजनशिप के लिए बहुत जरूरी है, सक्रिय नागरिकों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ड्यूटीज आपके अंदर होंगे तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एक जिम्मेदार नागरिक का भाव आता है। आपको लगता है कि अरे मैंने तो बहुत जिम्मेदारी का काम किया है, तो आप हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में होंगे, एक एक्टिव सिटीजन के रूप में वहां पर होंगे। और सबसे बड़ी चीज है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो किए जा रहे हैं तो नेशनल और यहां पर जो सोशल हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस है वो मजबूत हो पाएगा। राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरण हमारा क्या है, वह मजबूत हो पाएगा। इसलिए जो है यहां पर यह जरूरी है, हमारे डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट बनाने के लिए वह फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना क्या है, जरूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी इतनी अधिक जरूरी है तो इसे इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वह प्रवर्तनीय क्यों नहीं है या क्यों गैर प्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सेबल क्यों है, इसको इन्फोर्सेबल क्यों नहीं बनाया गया है, क्यों गैर प्रवर्तनीय है। फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर क्या है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा था कि अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज जो है फॉलो नहीं कर रहे हैं, कंप्लायंस उसका नहीं हो रहा है, तो कुछ पनिशमेंट होना चाहिए। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जब फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया तो कोई भी पनिशमेंट वहां पर मेंशन नहीं किया गया। यानी अगर आप फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करते हैं तो ठीक, नहीं करते हैं तो भी ठीक। तो बहुत से लोग कहते हैं कि फिर क्या मतलब है फंडामेंटल ड्यूटीज का, लोगों को मालूम भी नहीं है। अभी पूछ दो 11 फंडामेंटल ड्यूटी, किसी को नहीं मालूम है। और दूसरा कि जब मालूम ही नहीं है तो फॉलो कहां से होगा, तो उनको अंदर कोई डर भी नहीं है यहां पर। तो असल में इसके पीछे कुछ बहुत नेचर थे। पहला कारण यहां पर था कि
कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये जो हैं काफी ज्यादा सब्जेक्टिव इन नेचर हैं, आत्मनिष्ठ हैं। आत्मनिष्ठ का मतलब क्या है, इसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके के हैं। जैसे मैंने कहा कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है हार्मनी को बढ़ाना। अब कैसे आप डिफाइन करेंगे कि हार्मनी को बढ़ाया जा रहा है या नहीं बढ़ाया जा रहा है? सौहार्द को बढ़ाना आपका मूल कर्तव्य। कैसे? महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार को त्यागना, कैसे ये डिफाइन किया जाएगा? ये सब्जेक्टिव नेचर, इसका कोई ऑब्जेक्टिव जो है वहां पर डिफिनीशन नहीं है। मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर कोई एक महिला जो है ड्राइवर आकर आपकी गाड़ी को वह गलत तरीके से रॉन्ग साइड से टक्कर मार देती। अब आप वहां पे नीचे उतरते हैं, महिला जो ड्राइवर है उन्होंने खुद ही आपके ऊपर जो है 10 चीजें बोलनी शुरू कर दी कि अंधे हो गए हो, दिखाई नहीं देता है, बीच सड़क पर जो है गाड़ी जबकि आपकी किनारे मान लीजिए गाड़ी खड़ी है, और वहां पर आपको 10 बातें वो सुनाती हैं। और अब आपने उनको सुनाना शुरू किया कि मैडम थोड़ा आप भी जो है ध्यान से चलाया करिए गाड़ी, यहाँ पर जो है आपको रॉन्ग साइड से आप आ रही हैं, आप तो खुद गलत है। उन्होंने कहा मुझे गलत मत दिखाओ, महिला हूं तो ये मत समझना कि तुम मुझे कमजोर मानते हो। मान लीजिए कि इस तरीके की स्थिति होती है और पुलिस आती है, और पुलिस फिर किसको पकड़ेगी या पुलिस किसके साथ जो है गलत व्यवहार करेगी? पुलिस आप ही को पकड़ ले और बोले कि भाई महिलाओं के साथ आपको फंडामेंटल ड्यूटी याद नहीं है, महिलाओं के अगेंस्ट डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस रेनाउंस करना चाहिए, और आप तो महिलाओं के खिलाफ बड़ा गलत तरीके का व्यवहार करें। तो सवाल इस चीज का है कि ये बड़े सब्जेक्टिव नेचर के हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, तो इसकी जो है यहां पर कई बार डिफिनीशन दे पाना क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो पाएगा। दूसरा कि हमारे यहां पर जो है लोगों को बहुत जागरूकता नहीं है, यानी यहां पर जो है वह जागरूकता नहीं है, मालूम ही नहीं है। अब फंडामेंटल ड्यूटी को अगर हम इन्फोर्सेबल बना ही दें कि चलिए मूल कर्तव्य, अब देखिए अगर आप मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे आपको 1 महीने का दंड दिया जाएगा, तो यहां पर तो समस्या यह है कि हम में से अधिकांश जो लोग हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज को तो जानते ही नहीं है। तो पता चला पुलिस जो है वहां पर आएगी, सबको पकड़ कर ले जाएगी और वहां पर दंड उनको देगी। इससे क्या होगा कि इनोसेंट जो सिटीजन हैं, निर्दोष नागरिकों का शोषण बढ़ेगा, निर्दोष नागरिकों का शोषण वहां पर बढ़ेगा, पुलिस का मनमानापन जो है वहां पर बढ़ेगा। तो हम इसको इन्फोर्सेबल नहीं बना सकते थे। दूसरी चीज है, जैसा पहले ही कहा कि ड्यूटी जो है वह एक सेल्फ जो है कॉन्शसनेस का इशू है, कर्तव्य जो है आत्मचेतना का विषय, ये सेल्फ कॉन्शसनेस का सब्जेक्ट है। आप इसको इंपोज नहीं कर सकते, इंपोज करना भी नहीं चाहिए। रियलाइजेशन कराने के लिए आपने फंडामेंटल ड्यूटीज बता दिया, इतना बहुत सफिशिएंट है। तो यहां पर ये चीजें ये रखनी है और ये ध्यान रखना है कि अगर इन्फोर्सेबल बना ही दिया गया तो जरूरी नहीं, गारंटी नहीं कि उसका कंप्लायंस वह हो ही। तो कुल मिलाकर फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, इसका नेचर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे थे। हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि अब फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो हमारे यहाँ पर वह नॉन इन्फोर्सेबल हैं, तो क्या मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है? तो ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी तो नॉन इन्फोर्सेबल है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, लेकिन वर्मा कमेटी ने 99 में यह बताया था कि पार्लियामेंट ने बहुत से कानून बनाए और वे कानून कहीं न कहीं कई फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वह इन्फोर्सेबल बनाते। मतलब वो इसलिए नहीं बनाते हैं कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, वो तो कानून हैं, लेकिन वो उन कानूनों की वजह से हमारे कई मूल कर्तव्य क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ 1971 में एक यहाँ पर जो है बनाया गया कानून था, जो नेशनल जो हमारे सिंबल्स हैं उनके जो है मिसयूज को रोकने के लिए, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, ये जो 1971 का एक्ट था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, इन सब के इंसल्ट को जो है रोकने के लिए बनाया गया। नेशनल फ्लैग कोड बनाया गया है। अनटचेबिलिटी के लिए बहुत से एक्ट बनाए गए हैं जो सोसाइटी में हार्मनी और ब्रदरहुड के लिए जरूरी हैं। सेक्सुअल वायलेंस एक्ट बनाया गया है जो महिलाओं के अगेंस्ट डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस को रोकता है। ये सब जो है कहीं न कहीं ऐसे कानून हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रैक्टिकल यहां पर बनाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला पार्ट था। संविधान के दर्शन में अब तक हम लोगों ने ये पूरा महीना हमने पढ़ा, यहाँ पर प्रियम्बल हमने पढ़ लिया, मूल अधिकार, निदेशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर बहुत सी चीजें होती। अब हम लोगों के लिए चीजें थोड़ी आसान हैं।
क्या क्या हैं एक एक करके यहां पर देखते हैं। अब हमको देखना है सरकारों के बारे में, यानी गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, हमें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है। जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो भारत में फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है आगे हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर समझने वाली कौन सी बात है कि हमारे यहां पर गवर्नमेंट दो लेयर पर दिखाई देता है। एक जिसे आप बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र की सरकार, और एक जिसे आप बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य की सरकार। तो ये तो एक अलग ज्योग्राफिकल जब डिवीजन करते हैं राज्य की सरकार तो हम इसे इस रूप में देखते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, हमें पहले उनको, ये तो लेयर हो गए किस लेवल पर, यह केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, 2 स्तर की सरकार, 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहां पर है। लेकिन सरकार के जो 3 अंग यानी ऑर्गन हैं, हम यहां से चीजों को शुरू करेंगे। सरकार के 3 ऑर्गन हैं, एक जिसे लेजिस्लेचर कहते हैं, एक जिसे विधायिका कहते हैं, दूसरा जिसे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा जुडिशरी यानी जिसे न्यायपालिका कहते हैं। तो सरकार के 3 ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। मालूम होना चाहिए कि लेजिस्लेचर का काम लॉ मेकिंग बॉडी है। ये क्या है? लॉ मेकिंग बॉडी यहां पर है। कानून बनाने का काम जो है वह लेजिस्लेचर का यहां पर होता है, और एग्जीक्यूटिव का काम इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ होता है, विधियों का कार्यान्वयन होता है। जो विधायिका ने कानून बनाया उसको लागू करने का काम यहां कार्यपालिका का होता है, और न्यायपालिका का काम होता है कि ये दोनों सही से काम करें, और यहां कोई विवाद होता है तो यहां पर विवादों का निस्तारण करें। तो विधियों की व्याख्या जो है वह कौन करता है? जुडिशरी करता है, कि विधि जो बनाए गए हैं इनके द्वारा, जो लागू किए जा रहे हैं इनके द्वारा सही है या नहीं है, और विवादों का जो सेटलमेंट है, किसी भी नागरिक सरकार किसी के बीच में विवाद होते हैं तो सेटलमेंट, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हैं वह जुडिशरी का काम होते हैं। अब जो समझने वाली चीज है यहां पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये जो हैं यहां पर बहुत मायने रखते हैं। अब हमारे यहां पर शुरुआती दौर में जब दुनिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम था प्रारंभ में, तो राजतंत्र जब होता था यानी मोनार्की जब होता था, जब राजाओं का शासन होता था, तो राजतंत्र में यह देखा जाता था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण पाया जाता था। यानी एक ही व्यक्ति जो है यानी राजा, तो राजा ही यहां पर जो है वह लेजिस्लेचर होता था, यही यानी वही कानून बनाता था। राजा जो बोल देता था, राजा का आदेश कानून हो जाता था। राजा जो कहता था वही लागू किया जाता था। वो एग्जीक्यूटिव भी हुआ करता था, और राजा का अपना एक न्याय दरबार हुआ करता था। घंटी बजाकर कोई आता था और राजा वहां पर न्याय देता था, यानी राजा ही क्या है वहां पर? न्यायपालिका। अब सवाल यह है कि अगर राजा गलत निकल गया, राजा ने गलत कानून बनाया, कोई राजा को रोकेगा? नहीं। राजा ने अगर कानून सही तरीके से लागू नहीं किया, गलत तरीके से लागू किया, राजा को कोई रोकेगा? नहीं, क्योंकि राजा खुद ही न्यायपालिका है, और गलत अगर वो न्याय देता है तो भी कोई रोकने वाला वहां पर नहीं। ये आर्बिट्रेरी जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है, मनमाना शासन माना जाता है। मोनार्की को मनमाना शासन मानते हैं कि यहां पर कोई रोक टोक, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। और ऐसी स्थिति में राजा यानी मोनार्की में सबसे बुरी चीज जो ये होती है कि लोगों की इंडिविजुअल लिबर्टी खत्म हो जाती है। यानी वहां पर किंग जो करना चाहे, जैसे करना चाहे, किसी की प्रॉपर्टी को उसने कहा ये हमारा है, किसी के ऊपर वो रोक लगा दिया कि यहां जाना नहीं है, वहां नहीं जाना है, किसी से वो नाराज हुआ, कहा इसको डेथ सेंटेंस दो, कोई रोकने वाला नहीं। तो ये मनमाना और निरंकुश शासन वहां पर देखा जाता था। जब मॉडर्न इरा में धीरे धीरे चीजें चेंज होने लगी, मोनार्की को लेकर यानी पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर नए नए आइडियाज आने लगे, तो एक विचारक आए, एक थिंकर आए जिनका नाम मॉन्टेस्क्यू था। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि अगर इंडिविजुअल लिबर्टी को हमें प्रोटेक्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेपरेशन ऑफ पावर। लोगों की स्वतंत्रता को अगर हमें सुरक्षित रखना है तो हमें शक्तियों का पृथक्करण करना होगा। वहीं से एक कंसेप्ट बहुत तेजी के साथ पॉपुलर हुआ, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली।
यानी शक्ति अगर आपके पास है तो वो भ्रष्ट बनाएगी ही बनाएगी। यानी आपको पावर जैसे ही मिलता है तो आपके डेविएशन का खतरा बढ़ जाता है, और अगर सारी ताकत आपके पास आ गई तब तो फिर आप पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, आपका मनमाना प्रयोग वहां पर शुरू हो जाता है। तो कहा गया कि एक ही व्यक्ति में सारी शक्तियां नहीं होनी चाहिए, और यहीं से यह नया सिद्धांत आया कि विधायिका के लोग अलग होने चाहिए, कार्यपालिका के लोग अलग होने चाहिए, न्यायपालिका के लोग अलग होने चाहिए। एक राजा में तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए। तीन संस्थाओं के तीन सदस्य, तीनों की अलग अलग शक्तियां, और तीनों वहां पर एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर न करें। यह कंसेप्ट आया सेपरेशन ऑफ पावर के रूप में, और इसके जो प्रणेता थे, यानी जो यहां पर जिसने इसको प्रस्तुत किया, वो थे मॉन्टेस्क्यू। तो यहां से ये चीजें देखने को मिली। तो यहां पर क्या था, मनमाना आर्बिट्रेरी बिहेवियर देखा जाता था, मनमाना व्यवहार या निरंकुशता, और अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध यह काम होता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध। और ऐसे में फिर हमने कहा कि यही स्थिति में मॉन्टेस्क्यू ने इसकी प्रतिक्रिया में, इसके रिएक्शन में, मॉन्टेस्क्यू द्वारा 1747 में द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। यह सेपरेशन ऑफ पावर कहता क्या है? यह कहता है कि यह अपोज करता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को, यह शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध करता है, शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध करता, यह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का विरोध करता है, शक्ति के केंद्रीकरण का विरोध। और उसकी जगह पर क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ पावर। यह तीनों अंगों में, सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के तीनों अंगों में शक्ति पृथक्करण। यह इस सिद्धांत पर काम करता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, यानी शक्ति भ्रष्ट करता है और निरपेक्ष शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट करता है। शक्ति भ्रष्ट करती है और निरपेक्ष शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट करती, और निरपेक्ष शक्ति पूरी तरह भ्रष्ट करती, पूरी तरह भ्रष्ट करती। अब सवाल यह है कि सेपरेशन ऑफ पावर के एसेंशियल फीचर क्या है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का मतलब यहां पर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर जो है उसके सामान्य विशेषताएं क्या हैं, इसको एक बार ब्रीफ में देखते हैं। शक्ति पृथक्करण में पहली चीज जो हमने कहा कि यहां पर जो है, पहली चीज है तीनों अंग, सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां अलग हैं, यानी सेपरेशन ऑफ फंक्शन, इसको कहते हैं। तीनों अंगों की शक्तियां पृथक, तो सेपरेशन कार्य, तीनों अंगों के कार्य पृथक हैं। यहां पर तीनों, सेपरेशन ऑफ फंक्शन इसे कहा जाता है, तीनों के कार्य अलग हैं, तो सेपरेशन ऑफ फंक्शन यहां पर देखा जाता। दूसरा, तीनों अंगों के जो हैं वह मेंबर्स भी अलग होते हैं, सदस्य भी अलग होते हैं, यानी सदस्य भी पृथक। जो विधायिका का मेंबर होगा वो कार्यपालिका का मेंबर नहीं होगा, सेपरेशन ऑफ मेंबर्स, सदस्यों का पृथक्करण, तो यहां पर यह भी देखा जाता है। और यहां पर जो है यह देखा जाता है कि एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं, नॉन इंटरफेरेंस, तीनों अंग एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे, एक दूसरे का काम कोई नहीं करेगा। विधायिका कार्यपालिका का काम कार्यपालिका न्यायपालिका का काम नहीं करेगी। ये तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं कि यहां पर तीनों अंगों के कार्य अलग होंगे, तीनों अंगों के सदस्य अलग होंगे, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक अंग का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इसका एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जो है वह अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है।
इसका उपयुक्त उदाहरण अमेरिकी संविधान में दिखाई देता है। अमेरिकी संविधान में नियम क्या कहता है? तो अमेरिकी संविधान में आप यहां देखेंगे कि एक तरफ वहां का जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, उस लेजिस्लेचर को वहां पर नाम दिया जाता है कांग्रेस। इस कांग्रेस के दो हाउस हैं, एक जिसे सीनेट बोला जाता है और एक जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधि सदन बोला जाता। सीनेट और यहां पर यह प्रतिनिधि सदन। दूसरा वहां का एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका है। इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सब कार्यपालिका के हिस्से होते हैं अमेरिका में। और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं जिसे वहां पर सचिव बोला जाता है, ये सब मिलकर एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। अगर वहां की न्यायपालिका की बात की जाए, जुडिशरी की बात की जाए, तो एक तो वहां पर वह फेडरल कोर्ट है, संघीय न्यायालय, यानी जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय जिसे आप कहते हैं, एक संघीय न्यायपालिका है और अलग अलग राज्यों के जो हाई कोर्ट वहां पर हैं और बाकी सबऑर्डिनेट कोर्ट तो वहां है। इस तरीके का सिचुएशन है। अब उसमें देखिए नियम क्या है। अगर कोई सीनेट का मेंबर है तो वह न राष्ट्रपति बन सकता है, न उपराष्ट्रपति, और न ही मंत्री बन सकता है, और न ही न्यायाधीश बन सकता है। इनका काम अलग, इनका काम अलग, इनका काम अलग। अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, नियम है, कोई उपराष्ट्रपति, कोई मंत्री बनना चाहता है तो नियम है कि वह विधायिका का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर वह मेंबर रहेगा तो यहां पर जो है वह इसका कार्यपालिका का सदस्य नहीं बन सकता। तो यहां पर जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वह रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर यहां पर आपको देखने को मिलेगा अमेरिका में। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। तो पहली चीज यहां पर समझना है कि किस तरीके से यहां पर वह शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। अब आइए यहीं से हम लोग अब एक एक चीज यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला चीज जो हमें समझना है वह है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। पहला जो हमें समझना है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझना है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली यहां पर समझना है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अगर हम देखें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, पहले एक बार यहां पर समझते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है पहली चीज जहां पर, और ये अमेरिका में पाया जाता है, पहला चीज यहां पर है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका कठोर तरीके से किया जाता है, रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहां पर शक्तियों के का कठोर पृथक्करण, यहां शक्तियों का कठोर पृथक्करण यहां पर देखने को मिलता है। यहां पर रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर, कठोर पृथक्करण किया जाता है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर का रिजिडिटी के साथ जो है फॉलो किया जाता है। पहली चीज यहां पर शक्तियों का कठोर पृथक्करण का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग होने चाहिए। तो यहां पर एकल कार्यपालिका पाई जाती है, सिंगल एग्जीक्यूटिव। सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, यहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं, अमेरिका की बात चल रही है, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहां जो प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ नेशन होते हैं, ये यहां पर जो है वह प्रेसिडेंट जो हैं वो हेड ऑफ नेशन और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों होते हैं। यानी ये राज्याध्यक्ष भी होते हैं और यहां पर राज्याध्यक्ष भी होते हैं और यहां पर हेड ऑफ नेशन यानी शासनाध्यक्ष भी होते हैं। तो शासनाध्यक्ष और राज्याध्यक्ष दोनों स्थिति में कौन होता है, प्रेसिडेंट यहां पर होते हैं। ये भारत जैसी स्थिति नहीं है। भारत में क्या है, यहां पे हेड ऑफ नेशन वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वो अलग तरीके की व्यवस्था है। ये प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट की बात चल रही है, यहां पर समझना है। दूसरा, यहां पर जो मिनिस्टर्स यानी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। एग्जीक्यूटिव के मेंबर जो हैं वह कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते। यह हमारे यहां जैसा नहीं है। हमारे यहां क्या है, प्रधानमंत्री बनना है तो संसद के किसी सदन का हिस्सा होना चाहिए। प्रधानमंत्री यानी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और उसके लिए जरूरी क्या है, लेजिस्लेचर का मेंबरशिप। यहां पर बिल्कुल नहीं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं। यहां पर मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति द्वारा। वह अपने विवेक से राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
वह इस रूप में मंत्रियों की नियुक्ति नहीं करता है कि वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन या सीनेट के मेंबर हैं, वहां से तो लेना नहीं है, तो कहां से लेना है, जहां से मन करे। तो प्रेसिडेंट मेरिट के हिसाब से अपने मिनिस्टर्स को खुद यहां पर जो है अपॉइंट करता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है यानी राष्ट्रपति, उसका जो कार्यकाल टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है। कार्यपालिका का कार्यकाल क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मतलब क्या है, कार्यपालिका का कार्य निश्चित होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति 4 वर्ष तक होते हैं, उसके पहले उनको नहीं हटाया जा सकता। भारत में ऐसा नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे। भारत में कहने को सरकार की अवधि 5 साल है, लेकिन उसके पहले अगर लोकसभा विधानसभा व अविश्वास प्रस्ताव ला दे तो सरकार को गिरना पड़ सकता है। यहां पर ऐसा नहीं होता है, इनका निश्चित कार्यकाल होता है और इसी वजह से कार्यपालिका विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, यानी विधायिका व कार्यपालिका को समय के पहले हटा नहीं सकती है। तो यहां पर जो एग्जीक्यूटिव है वह लेजिस्लेचर को लेकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, यहां पर देखा जाता, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ये सब अमेरिकन जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखा जाता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में देखा जाता है। यहां पर जो संघीय न्यायालय है, यानी जो संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय, तो संघीय न्यायालय यहां पर पाया जाता है अमेरिका में, और यह संघीय न्यायालय वह कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान का संरक्षक होता है। संविधान का संरक्षक होने के साथ साथ इसके पास एक स्पेशल पावर होती है, और यह स्पेशल पावर होती है जुडिशियल रिव्यू। यहां पर जुडिशियल रिव्यू इसके पास होती है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि जहां पर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कामों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जांच की जाए, क्या ये विधायिका और कार्यपालिका संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये कौन बताएगा, तो ये काम फेडरल कोर्ट का वहां पर होता है। और इसलिए फेडरल कोर्ट के पास बहुत ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा है। जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन छोटा होगा वहां इंटरप्रिटेशन की ज्यादा जरूरत होगी। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, छोटी बड़ी बातें संविधान में लिख दी गई हैं, तो न्यायालय को बहुत अधिक व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अमेरिका में चूंकि संविधान बहुत छोटा है तो हर एक चीज की व्याख्या न्यायपालिका करती है। इसलिए कई बार माना जाता है कि अमेरिकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर है वह जुडिशरी की ओर इंक्लाइंड है। वहां न्यायालय को ज्यादा ताकतवर माना जाता है कि न्यायालय कुछ भी कर सकती है, विधायिका कार्यपालिका के किसी भी काम को गलत ठहरा सकती है। तो पहला जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसको यहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में देखा जाता है। दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं, यानी संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां पर रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर नहीं पाया जाता है, बल्कि यहां पर एक हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर देखा जाता है। तो इसकी पहली विशेषता है कि शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं होता, तो शक्तियों के कठोर पृथक्करण पर आधारित नहीं है, शक्तियों का वह रिजिड जो है सेपरेशन यहां पर नहीं होता है। तो पहली चीज यहां पर ही है, बल्कि ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के हार्मोनियस रिलेशन पर जो है बेस्ड होता है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध यहां पर होता है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध यहां पर देखने को मिलता है। सामंजस्यपूर्ण संबंध यहां पर देखने को मिलता। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यहां सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं। जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं वो जरूरी है कि लेजिस्लेचर के भी मेंबर होने चाहिए। अगर वो लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में उनका मेंबरशिप क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां ओवरलैपिंग मेंबरशिप देखने को मिलता है, यानी विधायिका के जो सदस्य हैं और विधायिका के जो सदस्य हैं इन्हीं में से किसको लिया जाता है? कार्यपालिका। कुछ सदस्य क्या हो जाते हैं? यही तो कार्यपालिका है। तो यहां विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या हो जाता है? एक ओवरलैपिंग जो है देखा जाता है
कि विधायिका के ही कुछ सदस्य व कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, एग्जीक्यूटिव के मेंबर होते हैं। तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं, विधायिका से लिए जाते हैं, वहां से चुने जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वह विधायिका के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विधायिका के प्रति जिम्मेदार जवाबदेह होता है। और ऐसा क्यों है? इसका एक और वजह है, इसका और एक वजह और है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका का कार्यकाल, उसका जो टेन्योर होता है वह फिक्स्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो विधायिका है वह कभी भी कार्यपालिका को 5 साल की अवधि के पहले हटा सकती है, क्योंकि कार्यपालिका वह विधायिका के विश्वास पर आधारित होती है। यानी जो एग्जीक्यूटिव का टेन्योर है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ लेजिस्लेचर। कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर आधारित होता है, कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर आधारित यहां पर होता है। तो इसलिए कई बार यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर क्या है या इसेंशियल फीचर क्या है, तो वो ये है कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है, जिम्मेदार होती है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहां डबल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, यहां दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। इस दोहरी कार्यपालिका का मतलब है कि यहां हेड ऑफ नेशन कोई अलग होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है कोई अलग होता है, शासनाध्यक्ष कोई अलग होता है। हेड ऑफ नेशन यहां पर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति होते हैं और यहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री होते हैं। ये जो हमने ऊपर बताया है यह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली। ये संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में भी है और इसी संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से भारत ने स्वीकार किया। ब्रिटेन में राष्ट्रपति का पद नहीं होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता है, वहां पे हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ नेशन क्राउन को बोला जाता है और क्राउन का मतलब राजा या रानी से होता है। लेकिन भारत और ब्रिटेन के पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंसेस देखे जाते हैं, क्योंकि भारत में जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है यहां पर यह देखा जाता है कि जो न्यायपालिका यहां की है उस न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर होता है। इसलिए यहां की न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कामों पर रोक लगा सकती है। लेकिन जब ब्रिटेन में हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखते हैं तो वहां पर जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ही नहीं है, यानी वहां की जो न्यायपालिका है वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को गलत नहीं ठहरा सकती। इसका मतलब है कि ब्रिटेन की जो लेजिस्लेचर है वो किसी यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बनाती है तो उसे कोई गलत करने वाला, डिक्लेयर करने वाला वहां पर ब्रिटेन में नहीं है। इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है, उसको सॉवरेन माना जाता है। यही कारण है कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय शासन प्रणाली है, वहां पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कंसेप्ट काम करता है, संसदीय संप्रभुता सिद्धांत काम करता है। यानी अमेरिका में हमने पढ़ा था कि जुडिशरी की तरफ पावर ज्यादा इंक्लाइंड है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट की तरफ पावर ज्यादा इंक्लाइंड है। लेकिन अगर बात इंडिया की जाए तो इंडिया में एक बैलेंस स्थिति है, यहां तीनों अंगों के बीच एक जैसे संबंध देखे जाते हैं। तीसरा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है लास्ट, वो है सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और अगर सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात की जाए तो यहां पर सबसे बड़ी विशेषता है कि नाम से ही क्लियर है कि ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के भी फीचर होते हैं और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के भी फीचर होते हैं। यानी यहां पर अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट दोनों की विशेषता यहां पर होती है, दोनों की विशेषता होती है। कैसे?
यहां पर दोहरी कार्यपालिका होती है। दोहरी कार्यपालिका, डबल एग्जीक्यूटिव किसमें पाया जाता है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में डबल एग्जीक्यूटिव यहां पे होता है। एक यहां पर जो है जिसे हम बोलते हैं जो राष्ट्राध्यक्ष है, हेड ऑफ नेशन, और एक जिसे हम हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी शासनाध्यक्ष कहते हैं। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है यानी प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल होता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो भी पावरफुल होता है। यहां पर प्रेसिडेंट जो है वह जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। यानी नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती है। संसदीय शासन प्रणाली में जो दो कार्यपालिका होती है, राष्ट्रपति वहां पर या राष्ट्राध्यक्ष वहां पर नॉमिनल होता है, उसके पास कोई शक्तियां नहीं होती, एक्चुअल पावर वह हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन जहां पर सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होगी वहां प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे और नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होते, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं होते, नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होते हैं, कार्यपालिका नहीं होते। प्रधानमंत्री जो यहां पे होते हैं वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ये अपने आप में एक अलग चीज है। सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, वह प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा जो है वह हटाया नहीं जा सकता है। प्रधानमंत्री को हटाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। और यहां पर जो है बल्कि विधायिका द्वारा हटाया जाता, विधायिका द्वारा हटाया जाता है। इन दोनों के बीच में पावर कैसे बटा होता है? तो पावर के लिए शक्ति बंटवारा, शक्ति के मतलब कि यहां पर डिवीजन ऑफ पावर के लिए, शक्ति बंटवारे के लिए समझौता होता है। कई बार यह देखा जाता है कि प्रेसिडेंट फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं और प्राइम मिनिस्टर डोमेस्टिक अफेयर को देखते हैं, तो यह बंटवारा एक तरीके से कर दिया जाता। तो कल हम लोग अपने यहां भारतीय संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को देखेंगे, इसके आगे की चीजों को देखेंगे। थैंक यू।